हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के। यही भेजी थी ना वो, हम चेक किए थे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर विषय का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कैसे किया जाए अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मानव सेल्फिश होता है, वो वाला नियम यहाँ भी लगता है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत ही पुराना साइंस है। ठीक है, और लगातार इवॉल्विंग है और लगातार इवॉल्विंग रहेगा हमेशा। जब तक पृथ्वी रहेगा ना तब तक रहेगा। और एक अच्छा रिसर्च का फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। इनकम भी अच्छा खासा होता है। ठीक, हाँ, थोड़ा मैथ भी आना चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसे थोड़ा आना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि नहीं आना चाहिए। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कोई डिवीजन नहीं है, ये ना एक मतलब कंसिडरेशन देखा गया हुआ। यूँ देखो, ये कन्वेंशनल टेक्निक मतलब क्या समझते हो? जो नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसी को कहा जाता है कन्वेंशन। जैसे सिलवट्टे पे चटनी पीसना, ठीक, हो गया कन्वेंशनल। और जूसर भी मिक्सर पे पीसते हो ना, जूस कई को देखते हैं जूसर पे पीस देता है। मिक्सर अलग होता है, जूसर अलग होता है। मम्मी को देखिए एक बार आम वाला जिसमें हम लोग पीसते हैं, उसमें हल्दी तल्दी पीस रही। कन्वेंशनल टेक्निक क्या होता है? जिसमें हम लोग कन्वेंशनल टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल, और उससे प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे दही बनाना, डोसा बनाना, वाइन बनाना, ब्रेड बनाना। अब बोलो इसमें कहाँ आ गया? तो देखो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे दही में क्या इस्तेमाल करते हैं? लैक्टोबैसिलस। डोसा, ब्रेड में इस्तेमाल करते हैं सैक्रोमाइसिस। हाँ, समझदार हो। अब नया बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया? इसमें ना पर्टिकुलर, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस या फिर अपना नया तरह का टेक्निक निकाल के पर्टिकुलर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। इसमें जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए। समझ में आया? इसका एग्जांपल याद रखो, IVF को फुल फॉर्म जानते हो ना? विट्रो, हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन थेरेपी, टेस्ट ट्यूब बेबी, वैक्सीन। ये तीनों तो जानते होगे। जीन थेरेपी जानते हो? कैंसर में बताए थे। अब बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल, तो एक जेनेटिक प्रिंसिपल मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक केमिकल या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। देखो बात सिंपल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? इसमें हम लोग कई सारा चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसमें चलता है प्रिपरेशन, इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको अच्छा से एक्सट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक, तब बाकी जाके बाद में यूज किया जा सके। तो इसमें क्या आता है? जैसे RDNA, मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं हम लोग। जीन ट्रांसफ़र, जीन क्लोनिंग, ये 3 प्रोसेस यहाँ आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, बताते इसको। ठीक है, पहले देख लो यही वाला जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखो जैसे लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट RDNA को कंस्ट्रक्ट करना। तो कैसे किया जाएगा? देखो, मान लो कोई तुमको जीन है, जैसे बहुत फेमस इंसुलिन वाला जो रहता है, वो वाला से एग्जांपल से समझो। अब हमारे पैनक्रियाज में 2 तरह का सेल होता है ना? सेल तो बहुत तरीका होता है। क्रिप्स और लिवर वहन वहाँ होता है, अल्फा बीटा। इंसुलिन वहीं से बनता है ना? ठीक है, हमको भी ध्यान नहीं दिया। तो इंसुलिन जहाँ से बनता है, तो देखो इंसुलिन के लिए पर्टिकुलर जीन होगा। पूरा DNA थोड़ी इंसुलिन बनाएगा, एक जीन ही बनाएगा। अब मान लो हमको इंसुलिन चाहिए, ठीक है, तो अपना शरीर में अगर अच्छे से नहीं बना रहा है तो बाहर से लेना पड़ेगा। डायबिटिक पेशेंट को देखते हुए एक सिरिंज रहता है, छोटा सा इंसुलिन वाला, उसे डालता रहता है। तो आज के डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर ये वाला जीन था इंसुलिन वाला, इसको काट लिया कैंची से। हाँ, कैंची से ही काटते हैं। मॉलिकुलर सीजर, कहाँ गया जी तुम? हाँ, मॉलिकुलर सीजर वहाँ पे भी बताए थे। एंडोन्यूक्लियेजेज, एक्सोन्यूक्लियेजेज बताया था ना MBI में, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको काट के निकाल दिया। ठीक, और एक प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड पता है ना, बैक्टीरिया के अंदर होता है। हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर होता है। इसको भी काट लिए। ठीक, काट के यहाँ पे गैप बन गया। अब उसको लाके इसमें इंस्टॉल कर दिया। कैसे? प्ले स्टोर के माध्यम से नहीं, तरीका होता है। लाइगेज लगाएंगे ना, लाइगेज से चिपकता है ना, तो इसको इसमें इंस्टॉल कर दिए। अब ये क्या बन गया? RDNA, रिकॉम्बिनेंट, नया तरह का कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझे कॉम्बिनेशन, और री का मतलब फिर से, तो रिकॉम्बिनेंट। ठीक, दूसरा क्या है? जीन ट्रांसफर। अब इसको बना लिया, अब इसको जाके किसी और बैक्टीरिया में डाल दिया। तो मान लेते हैं E. coli में डाल दिए। अब E. coli में डाल दिए तो प्लाज्मिड के पास एक टेंडेंसी होता है कि ये खुद का मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। समझ में आया? तो जब वो E. coli के अंदर होगा और खुद का जब मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो सबसे पहली बात क्या होगा? क्लोनिंग हो जाएगा, ढेर सारा जीन बन जाएगा। और ढेर सारा जीन जब बन जाएगा, तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, तो ये वाला प्रोटीन भी तो बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। बात समझ में आया? जब वो करेगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन करेगा पहले, फिर ट्रांसलेशन करेगा, तो ये वाला प्रोटीन भी बन जाएगा। इससे एक mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बन जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का बैक्टीरिया के अंदर क्या बना लिया? इंसुलिन, बिना उसको बोले हुए। इसलिए प्ले स्टोर डाउन। अब आगे देखो, तो यहाँ समझ में आया RDNA, जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो बना तो लिए, अब उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट करना है। अब हो सकता है कई बार कंटामिनेशन हो जाता है। ठीक है, बनाते बनाते, तो एक पूरा का पूरा इंजीनियरिंग का ब्रांच ही है। हाँ, वहाँ भी लोग जाते हैं, केवल CS ब्रांच नहीं होता, इलेक्ट्रिकल CS या फिर सेमीकंडक्टर वाला। बात समझ में आया? ये सभी ब्रांच होता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में टू मेंटेन अ स्टेराइल कंडीशन टू अवॉइड अननेसेसरी कंटामिनेशन। ये क्या होता है ना, बड़ा बड़ा कंटेनर वाला सब सिस्टम होता है, पढ़ाएंगे बायो प्रोसेसेस में। उसमें एक स्टेराइल कंडीशन में मेंटेन किया। स्टेराइल मतलब जो फर्टिलाइज ना कर सके।
स्टाइल का मतलब यही ना होता है, लेकिन यहाँ स्टाइल का मतलब है जहाँ पे कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन बोले तो गंदगी ना हो, साफ सफाई मेंटेन रहे, ठीक है, वहाँ उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा और उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जो भी इंसुलिन है। अब लास्ट में इस पे बात करते हैं ट्रेंड इंस्टीट्यूट का क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले हम लोग भी करते थे, ठीक है, शुरू बहुत साहिवाल का एक काव के बारे में बताए थे तुम लोग को, कहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में। तो वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन किया गया ट्रेडिशनल, दो अच्छे वैराइटीज़ को मिक्स करके एक काव बनाया गया है ना, साहिवाल काव भारत की सबसे बेस्ट काव है साहिवाल, अच्छा खासा दूध देती है। In traditional hybridization, desirable as well as non-desirable gene were included. Unlike genetic engineering, where only desirable genes can be utilized. सुनो, इसका बात सुनाते हैं, ये वाला बात फिर से आएगा जब पढ़ाएंगे तुम लोग को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजी इन फूड इन्हांसमेंट, सेम रिपीट होगा एग्जाम्पल। हुआ यूँ था कि एक धान का पौधा था, धान का या गेहूँ का कोई पौधा था, वो हाइट में छोटा था लेकिन उसका फली में ढेर सारा दाना आता था। बात समझ में आया? एक धान का पौधा है या गेहूँ का पौधा है, छोटा है, गेहूँ का ही था, सॉरी हाँ गेहूँ का था, उसमें फली बहुत सारा आता है। तो अब लेकिन दिक्कत यह है ना कि उसको केवल वहीं पे रोप सकते हैं जहाँ पे पानी कम रहे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा आएगा तो डूब गया तो फिर उसको लकड़ी कौन देगा, तो मर जाएगा ना पौधा, डूब जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ कर पाएगा, पूरा पानी से भरा हुआ है। बात समझे, लकड़ी में चलेगा। हाँ ऐसा नहीं होता है। कल तो विश्वकर्मा पूजा का पूरा गाड़ी उड़ी साफ़ किया है, पूरा एकदम थका दिया पापा जी, नहीं अच्छा लगा साफ़ करके, फ्री में गाड़ी चलाने मिल गया और क्या चाहिए। तो छोटा पौधा था, फली अच्छा होता था लेकिन डूब जाता था। और एक और पौधा था जो लंबा है, फली कम होगा लेकिन लंबा है बस। अब सुनो, लंबा वाला का भी दिक्कत है, क्यों, तेज हवा आएगा, सूट गया, सब सो गया ना, फिर खड़ा होने में दिक्कत, और जब तक इरेक्ट नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे फिर मिला करके इसको हाइब्रिडाइज किया गया। तो सुनो, इसका मतलब देखो, अगर हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेडिशनल मतलब हम लोग चाहेंगे कि नहीं हमको ज़्यादा फल वाला चाहिए, तो उसी का बीज इकट्ठा करके रखेंगे और अगले दिन जब रोपानी आएगा तो उसी को रोपेंगे, तो हम लोग को मिल तो जाएगा अच्छा, लेकिन साथ साथ अनडिजायरेबल करेक्टर भी आ जाएगा। क्या, उसका हाइट छोटा है, उसको तो नहीं हटा पाए ना। लेकिन आज ऐसा हम पौधा बना लिया जिसका हाइट भी मीडियम है, फली भी बढ़िया देता है और सोता भी नहीं है। बात समझ में आया? तो वो किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात समझ में आया? यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अपने हिसाब से डिजायरेबल कैरेक्टर को उठा के रख सकते हैं। ये हुआ क्या होगा, सोचो, मान लो एक जीन होगा जो हाइट को कंट्रोल करता होगा, उसको काट के हटा दिए और अच्छा वाला जीन ला के डाल दिया। बात समझ में आया ना, मेंडलबर्ग, अब समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो ये सब काटा छाटी इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों के पास एक एंजाइम है जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला जाता है या फिर मॉलिक्यूलर सीजन, और लाइगेज भी होता है, हम लोग पता है ना, लाइगेज से चिपकाया जाता है, काटा जाता है। तो पॉज करके नोट कीजिए। चलो ध्यान दो इधर। अब यहाँ पे बताया गया है कि पहला डीएनए को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया। तो डीएनए कंस्ट्रक्ट क्या करना, वो तो भगवान करेंगे। अरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया गया, डीएनए तो पहले से बना गया, तो उसमें एडिंग सब्सट्रैक्टिंग वो वाला कैसे किया गया। तो 1972 की बात है, बात समझ में आया, 1972 की बात है। दो वैज्ञानिक थे, कौन और बोयर। हर्बर्ट टर्बर्ट लगाते रहो, लॉर्ड जॉर्ज वही वाला, स्टैनले कॉहन और हर्बर्ट बोयर, ठीक है। अब ये कैसे किए, देखो, साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया लिए, बंदे को जानते हो ना, वही है वही, हाँ वही है। इससे इसका नेटिव प्लाज्मिड लिए, नेटिव बोले तो घरेलू, यानी उस जो साल्मोनेला टाइफी था ना उसका प्लाज्मिड लिए। बात समझ में आया? उसमें कट लगाए, देखो कट लगा, इसका प्लाज्मिड लिए, इसमें कट लगाए, खाली बच गया। और एक ऐसा क्या लिए, किसी बैक्टीरिया में जहाँ पे कोई एंटीबॉडी का रेजिस्टेंट जीन था। बात समझ में आया? अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग एंटीबॉडीज़ का रेजिस्टेंट जीन होता है, ठीक है। वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जीन, ये वाला उसका प्लाज्मिड था, इससे काटे और ये दोनों को मिला के बना दिए आरडीएनए। बात समझ में आया? बस इसमें इतना समझना है कि पहला साइंटिस्ट कौन था, 1972 में हुआ, कॉहन और बोयर। किसका इस्तेमाल किए, हाँ, और यहाँ पे एंटीबॉडी, और दोनों को लिंक करके बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब कैसे किया जाता है वो सीखो। तो स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले बात आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। पहचानोगे तब ना कि क्या करना है, कि फिजिक्स के दिन बायो पढ़ के चल जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। आइडेंटिफिकेशन करो। अब देखो यहाँ लिख दिया आइसोलेशन, तो यहाँ पे ये बात थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एक बार में आइडेंटिफाई किया फिर आइसोलेट कर लिया, बाहर कर लिया उसको। बात समझ रहे हो? आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, उसको सेपरेट करना। तो अभी तो पहचाने हैं, तुरंत कैसे बाहर कर लेंगे, मार खाना है क्या? ऑब्वियसली यहाँ देखो, आइडेंटिफिकेशन के बाद तुरंत से आइसोलेशन कैसे पॉसिबल, नहीं। यही तो यहाँ पे दिक्कत हो गया ना। आइसोलेशन जीन का थोड़ी किया गया, उस बैक्टीरिया का किया गया कॉलोनी से। बात समझ में आया? जीन थोड़ी देखे निकाल थोड़ी लिए, उस बैक्टीरिया को पहले आइसोलेट किया गया, अच्छा से कल्चर इसका स्टार्ट किया गया, फिर उस फ्रेगमेंट को काटा गया। कौन सा फ्रेगमेंट, जो जीन हमको चाहिए था। जैसे देखो ये था और इसमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट हमको चाहिए, ठीक है। अब काटने के लिए सच्चे कैची उची नहीं चला दिया जाता है, वो पैलेट्रोमिक सीक्वेंस होता है, समझ में आएगा धीरे धीरे। तो वहाँ पे कट लगाया गया, यहाँ अब ये निकल गया। बात समझ में आया? तो ये वाला मर गया, जिंदा मरने के बाद कहाँ हो रहा है, ये सब सोचते हो क्या तुम लोग कि कट गया तो ये मर गया होगा, वो जिंदा रह गया होगा, ये सब ऐसा नहीं होता। अब देखो जो फ्रेगमेंट्स था उसको सेपरेट किया गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक टेक्निक है, उसको सिखाएंगे बढ़िया से कैसे किया जाता है, ठीक है। फोटो भी दिया गया है। नीट 2022, नीट 2024 दोनों में सवाल आया था, 22 में तो जरूर आया था, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है एम्पलीफिकेशन, तो तू मेरा एम्पलीफायर। हाँ, तो एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ चढ़ के करना, है ना। हाँ, तो सीधा सबको उनका गाना याद आ गया। एम्पलीफिकेशन किया गया जीन का किसका इस्तेमाल करके? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बोले तो देखो, मान लो कि ऐसा करके एक आया होगा, ठीक है। अब हमको एक ही में थोड़ी जोड़ना, ढेर सारा, तो इसका मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, तो उसके लिए पीसीआर का इस्तेमाल करो, या फिर बैक्टीरिया में डालो तो मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं? पीसीआर कर लेते हैं। पीसीआर के बारे में फुल फॉर्म भी पूछा गया था शनिवार के दिन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, लिंकिंग ऑफ जीन बाय वेक्टर प्लाज्मिड। वेक्टर प्लाज्मिड बोले तो जो जीन निकला, ठीक है, अब किसी बैक्टीरिया में डालना है, तो जैसे इकोलाई था वहाँ पे, तो इकोलाई का जो प्लाज्मिड है ना, वो वेक्टर है। बात समझ में आया? और ये वाला कौन था? स्केलर। अरे वेक्टर मतलब समझ लो जिसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्या उठा के डाल दिए? होस्ट। होस्ट बोले तो वही इकोलाई होस्ट था, ठीक है। अब इसका किया गया कल्चर, कल्चर उसको सिखाया गया कैसे रहा जाता है, बड़ा पैर छुओ, यही सब नहीं, उसको बायो रिएक्टर में डाल के उसका एक कंडीशन मेंटेन किया गया, उसको मतलब रेगुलरली उसमें साफ सफाई भी किया जाता है, ऊपर से न्यूट्रिशन भी डाला जाता है, कई जगह में एरेटेड होता है, उसको हिलाते भी रहना होता है, वरना एक जगह रहेगा तो खराब हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो उस कल्चर कहाँ किया गया? बायो रिएक्टर के अंदर। बायो रिएक्टर का पर्टिकुलर फोटो बनाया गया तुम लोग के अंदर, और इससे सवाल आ ही जाता है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोडक्ट। अब जो चीज़ भी यहाँ पे बन गया, यहाँ पे क्या बोल रहे थे? कल्चर कर रहे हैं, अभी लार्ज स्केल में बना रहे हैं, ठीक है। अब बनने के बाद उसको प्यूरीफाई करके निकालना है। बात समझ में आया? प्यूरीफाई। अब जैसे देखो, जैसे एंटी वेनम हम लोग बनाते हैं, तो एंटी वेनम कैसे बनाते हैं? एंटी वेनम जैसे मान लो कि किसी भी सांप का एंटी या कैरेट का बनाना है, गेहूँ कैरेट का लेके चलते हैं, तो उसका जो विनम होता है उसको हॉर्स के अंदर जनरली डाला जाता है, फिर देखते हैं वो सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि उसका लीवर वूवर काफ़ी मजबूत रहता है, तो उसको फिर एंटीबॉडीज जो उसमें रहता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब वही वाला उठा के डाल दो, तो घोड़ा थोड़ी हो तुम, खत्म हो जाओगे, तो उसको फिर अच्छे तरीके से प्यूरीफाई किया जाएगा ना। हाँ, तो वो प्रोसेसिंग भी कहा जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बात समझ में आया? अब देखो आइसोलेशन ऑफ जीन मटेरियल इज डन एज। अब देखो सुनो, तुमको इसको खोल के काटना इतना तो पता चल गया, तो पहले खोलना पड़ेगा ना। और जीन तो केवल ऐसा थोड़ी, जीन तो जीन होता है, भूत पिशाच से अलग नहीं। जीन कहाँ होता है? प्लांट में भी हो सकता है, फंगस में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो किसी को भी काटने के लिए, अगर प्लांट के अंदर हमको काटना है, तो पहले उसका सेल वॉल को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो सेल वॉल डाइजेस्ट के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? सेलुलेज। अगर यही बैक्टीरिया रहता है तो लाइसोजाइम इस्तेमाल करो, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल क्या चीज़ से बना रहता है? कह दो ना, पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन, पॉलीसेकेराइड ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। उसका नंबर 600 से कम आबू नहीं करता है। 10वां 6ठे क्लास से पढ़े, मतलब 10वां क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया, हमको भय लग गया। तो बैक्टीरिया यूज लाइसोजाइम, ठीक। फंगस का सेल वॉल क्या होता है? काइटिन का, तो काइटिनेज, हाँ काइटिनेज इस्तेमाल किया। अब जैसे देखो ये एक सेंट्रीफ्यूगल है, इसके अंदर सेल है, सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करके इसमें कई सारा एंजाइम डाल देते हैं। कौन कौन सा चाहिए हमको? क्या? डीएनए। तो तोड़ना किसको है? प्रोटीन तोड़ दो, लिपिड तोड़ दो, आरएनए तोड़ दो। तो एंजाइम तोड़ता है तो एज लगा दो, प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनए। तो बचेगा क्या? डीएनए। ऊपर से दारू डाल दिया जाता है, चिल्ड चिल इथेनॉल डाल दिया गया ना, स्प्लिटिंग करने में मदद आता है। देखो चिल इथेनॉल एडेड टू प्रिसिपिटेट डीएनए। डीएनए क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो पॉज करके नोट कीजिए। बात समझ में आया यहाँ तक? पक्का गाना वाला सुना? चलो ध्यान दो इधर, ये तुम लोग सीखो, ये तुम लोग को बताए थे मॉलिक्यूलर सीजर जब भी बता रहे थे ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में समझो, ठीक है। सन 1963 की बात है, एक बैक्टीरिया जो बहुत फेमस है जिसका नाम इकोलाई, हल्ला नहीं करो। इकोलाई जो बैक्टीरिया है ना, उससे 2 तरह का एंजाइम को डिस्कवर किया गया। जैसे हुआ ऐसा था ना कि जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज मतलब, फाज का मतलब होता है अटैक करने वाला, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला। तो ये इकोलाई पे अटैक करता था, और जब तुम लोग को कैंसर बोल रहे, एड्स पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे बताया था कैसे करके धीरे धीरे हाईजेक कर लेता है। अब 2 तरह का साइकिल होता है, वो नहीं पढ़ना। तो ये जाके उसका सिस्टम को हाईजेक कर लेता है और धीरे से बैक्टीरिया को मार देता है। तो देखा गया इकोलाई को तो मार देता है, लेकिन कई सारा ऐसा भी इकोलाई था जिसको नहीं मार पाया। अब क्यों नहीं मार पाया? साइंटिस्ट को ये बात अमेज किया, तो ये बात समझने के लिए वो लोग इसका केमिकल स्टडी करना स्टार्ट किया। तो वो लोगों को इकोलाई के अंदर 2 तरह का एंजाइम दिखाई दिया, ठीक है। वो एंजाइम का काम क्या था? एक क्या काम करता है, जो इकोलाई का जो बैक्टीरिया है ना, उसका सेल्फ डीएनए मतलब खुद के डीएनए पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन करता है। अब जरा सा चलो अतीत में तुम लोग को मिथाइलेशन सिखाए थे, किस में? जब नया आरएनए बनता है तब बताए थे ना, ढेर सारा एडेनिन जोड़ देता है। टेलिंग और कैपिंग बताए थे, फिर बोले थे लूप्स के रूप में निकलता है। ध्यान नहीं है क्या किसी को? कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ किसी चीज़ में ऐड, कैपिंग और टेलिंग बताए थे। कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ किसी में ऐड किया जा रहा है ना, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। इसका ये मतलब देखो, अगर नया भी फ्रेश आरएनए बन के निकला है न्यूक्लियस से, हमारा सेल को लगेगा वो नया चीज़ है, उसको जाके तोड़ देगा। इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? कैपिंग और टेलिंग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये डीएनए अंदर आता है ना, तो ये अपना मशीन स्टार्ट करता है इस डीएनए को काटने के लिए। अब इसको काटते काटते अपना डीएनए काट देगा, ऐसा भी तो हो सकता है।
ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोट से तो वैसा सिस्टम का डिवीज़न नहीं है अच्छा सा, इसीलिए ये अपने डीएनए के ऊपर ढेर सारा मिथाइल ग्रुप को जोड़ लेता है, जिसके कारण जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, वो इस डीएनए को पहचान लेता है कि नहीं ये मेरा अपना डीएनए, और फिर इसको जाके कट नहीं करता है। केवल किसको कट करता है? बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल को। तो पहला लिखा हुआ पहला वाला एंजाइम का क्या वर्क था कि वो डीएनए पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन करता था, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जो काम क्या करता था? बैक्टीरियोफाज से आने वाले जेनेटिक मटेरियल को तोड़ के रख देता था। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, ये जो मिथाइल है ये मिथाइलेशन किया गया सेल्फ डीएनए में, क्यों? ताकि इसका ब्रेक डाउन को रोका जा सके, ठीक। बाकी सब तो वही है, और ये वो एंजाइम है जो इसको जाके ब्रेक करेगा। नाउ अ डे मोर देन 900 restriction enzyme have been isolated from 230 different, अजीब हो गया 230 different strain of bacteria। आते हैं अजीब सा लगा। चलो ध्यान दो यहाँ पे, कहाँ पे कैरेक्टराइज्ड, ध्यान दो, हल्ला नहीं करो। आज के दिन में लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया जा चुका है 230 डिफरेंट बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। बात समझ में आया? पहले तो पता भी नहीं था। अब देखो ये जो एंजाइम है ना, इसको किसके अंदर कैटेगराइज किया गया है? वो है न्यूक्लियेजेस के अंदर। न्यूक्लियेजेस का मतलब वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करे, जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए को तोड़े, आ रहा ना निकल जाए। अब ध्यान से देखो कितना सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, 900। बस करो, बाद में प्यार दिखा देना। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो उस समय 900 थे, आज तो और उससे ज़्यादा होगा। तो आपस में कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया? इसका नोमेनक्लेचर का एक तरीका देखा गया। बात समझ में आया? ताकि हर एक एंजाइम के लिए अलग अलग तरह से नोमेनक्लेट किया जाए। जैसे ई को R1, ई का मतलब फर्स्ट लेटर जो होता है वो जीनस को दिखाता है। जैसे एस्टरेशिया, ये दो जो लेटर है ये थोड़ा छोटा साइज में होता है, ये दिखाता है स्पेसीज को। जैसे ई कोलाई, नाम हम लोग यही लिखते हैं ना, ई कोलाई, एस्टरेशिया कोलाई। ये जो आर है ना, ये स्ट्रेन को दिखाता है। स्ट्रेन का मतलब तो हम लोग रंग समझते हैं, लेकिन रंग नहीं, मतलब जैसा डाई लेता है बहुत चीज़ दिखा जाता है, सिंपल समझो स्ट्रेन को समझते हैं। और 1 क्या होता है? इसको रोमन संख्या में लिखा जाता है, जो दिखाता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, मतलब इसको आइसोलेट कैसे किया गया। तो ध्यान से देखो 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब सबसे पहला आइसोलेशन किसका हुआ होगा? इसी का। आइसोलेशन मतलब समझते हो, उसको बाहर निकालना, उसको फंक्शन में लाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आइसोलेशन। ये सब नोमेनक्लेचर समझ में आया? पहला जीनस, स्पेसीज, स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल है हिंड 2, ठीक है। H फॉर हीमोफिलस और IND फॉर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। 2 का मतलब तो समझ गए, इसको दूसरा में निकाला गया होगा। मज़ेदार बात ये है ना, ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको डिस्कवर किया गया, लेकिन सिर्फ डिस्कवर किया गया, इसको यूज में नहीं लाया गया था। तो लिखा हो गया है पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको डिस्कवर किया गया, लेकिन इसको बाद में अच्छे से पहचाना गया और आइसोलेट किया गया आगे के आने वाले सालों में। तो इतना पॉज करके नोट कीजिए। आइए ध्यान दीजिए इधर, आइए बरसाने में राधे। ध्यान से देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वर्किंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे मज़ेदार बात, मेरा कलम कहाँ है? खुशी रख लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलवेज फंक्शन बाय रीडिंग थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ डीएनए बट देन रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 408 न्यूक्लियोटाइड। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी होता है ना, वो डीएनए के इंटायर लेंथ को पहले रीड करता है, ठीक है। क्या मच्छर काट लिया? लेकिन कट हमेशा स्पेशल सीक्वेंस पे लगाएगा, और वो जो सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अब पूछोगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? वैसा सीक्वेंस जिसको किसी एक खास डायरेक्शन में पढ़े तो सेम चीज़ का मतलब वाइब्स क्या बोल रहे हैं सेम चीज़ फील है। ध्यान से जैसे देखो 5 से 3 तो GAATTC, और ध्यान से देखो 5 से 3 फिर से GAATTC। स्कूल में करते थे ना, तो ऐसा शब्द बताओ कि उल्टा और सीधा एक ही रहा। हाँ, 2 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। जैसे मलयालम, और क्या था? डालडा, जहाज, क्या? हाँ, तो ऐसा करके। लेकिन मज़ेदार बात ये है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक यहाँ पे बात सीखना है। इसमें उल्टा पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि इधर से गए, ठीक है, इधर से गए तो इधर से पढ़ लो, नहीं, जिस डायरेक्शन से पढ़ रहे उस डायरेक्शन से। स्ट्रेंड उल्टा रहेगा लेकिन पढ़ने का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये अलग स्ट्रेन है, ये अलग स्ट्रेन है, लेकिन पढ़ दोनों में कहाँ से रहे? 5 to 3, तो 5 to 3 पढ़िए तभी, ठीक। और न्यूक्लियोटाइड कितना होना चाहिए संख्या में? 4 से 8, ठीक। मिनी सेटेलाइट, माइक्रो सेटेलाइट बताए थे ना, याद करो।
फिंगर प्रिंटिंग सिखाई देता हूँ। देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जो रीड करे सेम कहाँ से कहाँ, 5 to 3, स्ट्रैंड ऑपोजिट हो लेकिन रीडिंग हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, 5 to 3 ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA। ठीक है, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना खुद का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, ये उसका कैरेक्टर है, वो उसका लक्षण है। ठीक, और उस पर जाके वेरी स्पेसिफिक कट लगाता है, और ऐसा नहीं कि केवल एक स्ट्रैंड पे लगाएगा, जब भी लगाएगा तो दोनों स्ट्रैंड पे लगाएगा। बात समझ में आया? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या क्या समझे? सबसे पहली बात है ये इंटायर DNA के लेंथ को रीड करेगा। दूसरा, जब भी कट लगाएगा तो खास एक तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे लगाएगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? जिसका रीडिंग 5 to 3 क्या हो, सेम हो। ठीक, और मज़ेदार बात कि जब भी कट लगाएगा तो बोथ स्ट्रैंड पे लगाएगा, ऐसा नहीं कि सिंगल स्ट्रैंड पे लगाएगा। और कट लगाएगा तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ऑब्वियसली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वही ना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में तो वही बॉन्ड होता है ना, बताए थे। आगे चलते हैं, जैसे कल एक एग्जाम्पल बताए थे नोमेनक्लेचर में एक एंजाइम का जिसका नाम था EcoR1, E फॉर एस्चेरेशिया, C फॉर कोलाई, R स्ट्रेन और 1 होता है रोमन संख्या में आइसोलेशन कैसे किया गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये देखो सीक्वेंस देखते हैं, तो G के बगल में C, मतलब G के लिए C, एडनिन के लिए थायामिन, फिर AT एडनिन थायमिन और साइटोसिन ग्वानिन। कितना न्यूक्लियोटाइड का संख्या है? देखो 6 है, 6 न्यूक्लियोटाइड का संख्या है ना। अब 5 से 3 रीड करते हैं, तो GAATTC, फिर से 5 से 3 रीड कीजिए, GAATTC, यानी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, सेम फीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक एक न्यूक्लियोटाइड के पास जा करके G और A के बीच में यहाँ कट लगाएगा, और एक जा करके यहाँ कट लगाएगा। ठीक है, अब इस कट लगाने से एक फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखते हैं, अगर इसको हम लोग खोल के जरा इमेजिन करते हैं। अच्छा, इसको बताते हैं, चलो अभी आगे चलते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लिएजेस और एक होता है एंडोन्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस का अर्थ वो होता है वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को जाके काटे, और हमारे शरीर में 2 ही न्यूक्लिक एसिड है, एक है DNA और एक है RNA। ठीक, तो ये जब भी काटेगा ना तो हमेशा साइड से काटेगा, जैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड है, तो जब भी काटेगा तो यहाँ साइड में काटेगा। बात समझ में आया? और एंडोन्यूक्लिएजेस कभी भी काटेगा तो बीच में जा करके काटेगा, ऐसे बीच में कहीं जाके काटेगा। समझ में आया? और हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है वो एंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ नहीं ना, 3 इडियट इसमें आ गया, कैसे भर गया? इसीलिए पगला होता है बीच में। कर दीजिए, कुछ है थोड़ी इसमें। हाँ बस मूवी होगा नहीं, फिर से डाउनलोड कर लेंगे। अभी सीख के इसको रिकॉर्डिंग बंद करने चाहिए, कोई कुछ नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दीवानगी है, यहाँ तक समझ में आया? अब एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ इंड्स। तो देखो यूजफुल बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा था? एंडोन्यूक्लियस। वो 2 तरह का इंड बनाता है, एक बनाता है ब्लंट या फिर स्लश इंड। ब्लंट का मतलब क्या होता है? भूथर, ये ना होता है। हाँ, भूथर यहाँ नहीं होगा, ब्लंट का मतलब भूथर ही होता है, जैसे शार्पनेस जब कम हो जाता है, जैसे ब्रेन किसी का ब्लंट हो जाता है, हट इशारा करता है। भरोसा ना हो तो खुद को ऐनक में देख लो। ब्लंट इंड का कोई काम नहीं होता है, जब भी काम होगा ना तो स्टिकी इंड का होगा, या कोहेसिव का होगा, या फिर ओवरहैंगिंग। 3 नाम है इसका, ध्यान से दें, स्टिकी, कोहेसिव, ओवरहैंगिंग। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा। अब ये ऐसे फोटो से समझ नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा समझाते हैं, तब तक पॉज करके नोट कीजिए। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्लंट इंड और स्टिकी इंड को एक बार अच्छे से समझ लें। लोग आते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, चले जाते हैं, सीख नहीं पाते। आप समझे? यहाँ भी पढ़ने आते हैं। सही बात। तौफीक जी ने कहा ना कि आप बोले ना एक बीच में काटता है एक साइड में काटता है, ठीक है, तो उसका आंसर भी देंगे। पहले यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA है, सीक्वेंस आप लोग को साफ साफ नजर आ रहा है। अब इसमें मान लेते हैं हम लोग HindIII का इस्तेमाल किए, ठीक है। HindIII इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, नहीं सॉरी एक्सोन्यूक्लियस, यानी ये जब भी काटेगा तो साइड में काटेगा, ओके, साइड में काटेगा, ठीक है। अब काटेगा तो सुनिए, सॉरी HindIII इज अ टाइप ऑफ एक्सोन्यूक्लियस। HindIII एक एक्सोन्यूक्लियस है, हाँ अभी तो लिखे थे, सॉरी। HindIII इज अ टाइप ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, लेकिन ये जब कट करेगा ना तो ये कैसा इंड बनाएगा? ब्लंट। अब ब्लंट कहने का मतलब समझते हैं, ये कभी भी काटेगा तो कहीं बीच में काटे, एक्सो है। तो अभी एक और एग्जांपल क्या था, दिखाई तो, दिखाई अच्छा सॉरी, हाँ, तो समय को पीछे करते हुए एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, वही तो उसके बीच में काटे, कंफ्यूज कहाँ करेगा, अफवाहों के चक्कर में भूल जाता है। ध्यान से देखिए, तो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस कहने का मतलब बीच में काटेगा। अब 2 तरह से कट कर सकता है, या तो ब्लंट इंड बनाएगा या तो स्टिकी।
तो हिंड 2 एक ऐसा एंजाइम है जो कैसा बनाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कल बताए थे ना, ये एक ब्लंट इंड बनाएगा। ब्लंट इंड कहने का मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ पे काट दिया तो काट के ये अलग, तो क्या काट के बचेगा क्या, ध्यान से देखते हैं क्या बनेगा, एडेनिन थाइमिन, और यहाँ क्या बच जाएगा, एडेनिन साइटोसिन, और यहाँ क्या हो जाएगा, थाइमिन एडेनिन, और यहाँ क्या हो जाएगा, थायामीन ग्वानिन। बन गया ना। अब ध्यान से बताए थे कि हम लोग वेक्टर से निकालते हैं अपना जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिजायरेबल जीन, उसको निकालते हैं, फिर हम लोग वेक्टर में डालते हैं, प्लाज्मिड में, फिर बैक्टीरिया में डालते हैं, फिर वो जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता है तो उसके थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटीन बन जाता है। ठीक, अगर हम इसको जा करके जोड़ना चाहेंगे तो ऊपर से हमको एक और एंजाइम का एडिशन करना पड़ेगा। वो एंजाइम क्या है, डीएनए लाइगेज, ताकि ये वेक्टर को ऐसे जोड़ सके। किसका इस्तेमाल करना होगा, डीएनए लाइगेज। यही ना मॉलिक्यूलर ग्लू है जो दो के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आया। और एक बात याद रखिएगा, जिस एंजाइम से जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी डिजायरेबल जीन को काटा गया है, सेम एंजाइम से किसको काटना पड़ता है, जो वेक्टर का डीएनए। बात समझ में आया। अगर अलग अलग तरह से कटेगा तो अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कटेगा, तो अगर सीक्वेंस अलग हो जाएगा तो आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाता। ठीक है, और समझ में आएगा, यहाँ देखते हैं। तो एक बात समझ में आया, जब ब्लंट इंड बनेगा तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा एंजाइम का जरूरत पड़ेगा, डीएनए लाइगेज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे इको आर1 भी एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है, बट ये कैसा एंडोन्यूक्लियस है जो स्टिकी एंड बनाएगा। अब स्टिकी एंड कैसे बनाएगा, जैसे ये स्टेरेंट था, तो बताए कहाँ पे काटता है, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में, यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो खुल के कैसा हो गया, ग्वानिन अलग, बाकी इतना पार्ट अलग। ठीक उसी तरह इतना अलग और साइटो फिर से यहाँ पे ग्वानिन अलग। ठीक है, रीड कहाँ से करना है, 5 to 3 कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना। अगर इसको जाकर हम केवल रख देना उस मीडियम में, तो इसके पास ये जो एंड है एडेनिन कॉरस्पॉन्डिंग थाइमिन साइटोसिन, ये एंड खाली है, और ये एंड में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बाय डिफॉल्ट बनता है। तो ये स्टिकी एंड हो गया, ओवरहैंगिंग मतलब एक्स्ट्रा है, मतलब अगर किसी को अगर इसको थोड़ा देर छोड़ दे तो फिर से आपस में चिपक जाएगा। भले ये और ये ना चिपके, लेकिन ये और ये चिपकने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आया। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा डिफॉल्ट टाइप का, वहाँ पे कैसा होता है, फॉल्ट टाइप का। इसलिए हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, डिफॉल्ट प्रोसेस जनरली। तो स्टिकिंग समझ में आया। अब एक बात ये बोला तौफीक कि एक्सोन्यूक्लियस आप बोले साइड में काटता है, ठीक, और एंडोन्यूक्लियस बताए आप बीच में काटता है। तो इसका वाला में साइड में कैसे काटा, अरे दीवाने ये इतना ही छोटा डीएनए थोड़ी है, तो बहुत बड़ा है, ये तो उसका बीच है ना, समझे। ऐसा थोड़ी इतना ही बड़ा डीएनए बहुत बड़ा, उसके बीच में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वहाँ कहाँ पे काटा, समझ में आया। तो पॉज करके नोट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, और ध्यान देते समय आँखों को खुला रखा जाता है, मन की आँखों को। हाँ, तो ध्यान दें, ये जो है ना, ये है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए मतलब दूसरा देश से आया हुआ है, ठीक है। हाँ, उसको एलियन भी कह सकते हैं। एरिया 51 से उठ के आया। फॉरेन डीएनए का मतलब होता है कि इसके अंदर मेरा डिजायरेबल जीन है। क्या इसके अंदर डिजायरेबल जीन, यानी इसी जीन का एडिशन करना है हम लोगों को, ठीक। अब इसको कट किए इको R1 से, ठीक, और ये जो है ये मेरा है वेक्टर वाला, ठीक है। डिजायरेबल जीन फॉरेन में ही रहेगा ना, बाहर से ला के देंगे। ये वेक्टर वाला, इसको भी किससे कट किया, इको R1 से। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टू कट द वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड। अगर डिफरेंट टाइप का एंजाइम का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो हो सकता है दूसरे जगह पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में काट दें, और अगर काटेगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ही नहीं। हो सकता है वो जी CCC वाला में काट दें, आपको चाहिए TTT वाला। बात समझ में आया। तो स्टिकिंग इन बनेगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, ये कट गया, तो कट के ये वाला पार्ट मतलब हटा दिए, और यहाँ से नीचे वाला हटा दिया। अब ध्यान से देखिए, ये जो है सीक्वेंस वो इस सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री है, ठीक। थोड़ा सा इसमें डीएनए लाइगेज जो डाल दीजिए, आराम से ये दोनों आपस में मिल करके एक कंप्लीट डीएनए बना लेगा। और इस डीएनए का नाम क्या होगा, rDNA। क्यों, कॉम्बिनेशन हुआ है लेकिन नया तरह का हो गया, इसलिए रिकॉम्बिनेशन या फिर रेकोम्बिनेंट डीएनए, वही लिखा हुआ ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताए थे सबसे पहले कभी आइसोलेट किया गया, कौन थे वो देवताओं, ब्राज़ील। थोड़ा उनको प्राची सुना देगा, मैम नहीं किया था। क्या नाम था, देखो तो क्या नाम था, मैशर बाबू, ये सब करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टिकनेस ऑफ द ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड फैसिलिटेट H बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द काउंटर पार्ट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। कह रहा है स्टिकी एंड जो बना ना, इसको और क्या बोल दिया, ओवरहैंगिंग मतलब लटका हुआ। तो इसके कारण क्या हो गया, हम लोग H बॉन्ड का फॉर्मेशन करना ईजी हो गया। बात समझ में आया। इसलिए स्टिकी एंड से H बॉन्ड का फॉर्मेशन ईजी हो जाता है, और आराम से थोड़ा सा डीएनए लाइगेज 2 बूंद डाल दिया, ठीक, पोलियो ड्रॉप की तरह हो गया। पॉज करके नोट कीजिए। चलो ध्यान दो इधर,
तो ध्यान दीजिए कृपया करके। अब एक टेक्निक सीखते हैं जिस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसको पहले समझो। देखो इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है, एक कंटेनर जैसा होता है। तुम लोग पहले देखे हो, मतलब अब तो डिजिटल एक्सरे आ गया, पहले एक्सरे निकालने के लिए एक लिक्विड बनाया जाता था। एक बार इस पानी में डालना, मतलब लिक्विड ऐसा रहता था, फिर इसमें डाला जाता था डेवलपर करके। देखे हो वाला? मेरे घर था ना, हम देखते रहते थे। हाँ, तो ध्यान से देखो, ये एक कंटेनर जैसा होता है, ठीक है। कंटेनर होता है, उसमें तुम लोग क्लास 11 में पढ़े होगे, कौन सा जेली था, अगार जेली डाल देते हैं, सॉरी एग्रोज जेल, ठीक है। एग्रोज जेल डाल देते हैं, फिर उसको मतलब ऐसे लिक्विड आता है उसको डाल देते हैं, फिर जेल बनने का इस्तेमाल मतलब वेट करते हैं। और उसमें ऐसे कोम जैसा या फिर कुछ रहता है खांचा, तो उसको ऐसे डाल करके बीच बीच में ऐसे गड्ढा जैसा बना लेते हैं, जिसको बोला जाता है वेल। वेल मतलब कुआं हो गया ना, हाँ, तो वैसे ही समझो गड्ढा बना लिया जाता है। बात समझ में आया? अब वो एक ऐसा सिस्टम हो गया ना, एक जेली जैसा सिस्टम हो जाता है पूरा का पूरा। बात समझ में आया? ठीक। अब उसमें क्या किया जाता है, डीएनए को डाल दिया जाता है वेल में, जो गड्ढा जैसा दिख रहा है बीच में, इसमें डीएनए को डाल दिया जाएगा, सैंपल लोडेड। और याद करो डीएनए में क्या क्या होता है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोल शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज, तो एक साइड कैथोड बना दिया जाता है, एक साइड एनोड। बात समझ में आया? ठीक है। तो डीएनए किधर की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो धीरे धीरे करके ना डीएनए यहाँ पे ऐसे सीविंग इफेक्ट समझते हो, ऐसे रिश्ते हुए जाना धीरे धीरे करके, नाली या छन्नी में जैसे जाता है ना वैसे करके। तो धीरे धीरे करके ऐसे डीएनए रिश्ते रिश्ते नीचे चला जाता है। अब जितना बड़ा डीएनए का फ्रैगमेंट, सुनो, डीएनए को तोड़ा गया, ऐसे थोड़ी हंसुआ लेके तोड़ दिए। उसको तोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किए, एंजाइम यूज किए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए। उसके कारण डीएनए का कई सारा फ्रेगमेंट हुआ। अब हम लोग को ये पहले से अब तो स्टडी कर लिया गया है, क्योंकि एचजीपी हम लोग स्टडी कर लिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें हम लोग को पता है कि कौन सा जीन कहाँ पे है, उसका साइज कहाँ पे है। तो उस हिसाब से ना यहाँ पे मार्किंग किया रहता है साइड में, समझ में आया? मार्किंग के हिसाब से अब जहाँ पर भी वो, जैसे देखो डीएनए खिंच खिंच के नीचे आ रहा है, ठीक है। बड़ा वाला डीएनए कहाँ रह जाएगा, ऊपर, और छोटा वाला डीएनए कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि वो हल्का है, आराम से खींचा जाएगा। अब हम लोग को पहले से पता है कि अगर मान लो कोई 10 न्यूक्लियोटाइड का कटा तो ऊपर रहेगा, कोई 2 का कटा हो तो सबसे नीचे रहेगा। तो ऐसे करके ना मतलब स्टडी कर लिया गया। फिर यहाँ पे मार्किंग जैसा रहता है, उस हिसाब से जहाँ पर भी रहता है उस पार्ट को काट के हटा लिया जाता है, उस जेल को ही काट के निकाल लिया जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या, डीएनए तुम्हारे पास आ जाता है। फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है कैसे, आगे के प्रोसेस में। बात समझे? तो वही यहाँ पे लिखा गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये एक सेपरेशन टेक्निक है, अलग करने का तरीका है। किसको, जो डिजायर्ड जीन है, कहाँ से, एक डीएनए से डिजायर्ड जीन को अलग करने का एक मेथड है। जो जीन हमको चाहिए वो डीएनए में है, और जो नहीं चाहिए वो भी तो डीएनए में है। एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ना डीएनए में होता है, तो चाहिए वो भी है, जो नहीं चाहिए वो भी है। तो और सेपरेट सब होता है, लेकिन हम लोग उसको मतलब ऐसा मार्किंग करके रखते हैं कि एग्जैक्ट पॉसिबिलिटीज होगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा कि हमको जो डिजायर्ड जीन है यहाँ पे जेल पे आके फंस गया होगा, फिर उसको काट के निकाल लिया जाता है। समझ में आया? प्रिंसिपल क्या है देखो, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होता है कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जितना बड़ा फ्रेगमेंट रहेगा उतना ऊपर रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी खींचा जाएगा। ये तो बात समझ रहे हो ना? ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं, एग्रोज जेल का, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। और कहाँ से बनता है, सीवीड से। सीवीड समझ गए ना, समुद्र में होता है ना वो पौधा। वेल इन द जेल इज टू लोडेड द सैंपल। ये जो गड्ढा जैसा दिख रहा है तुम लोग को, 1 2 3, इसमें क्या किया जाता है, सैंपल लोड किया जाता है। सैंपल लोड किया जाता है मतलब अलग अलग डीएनए को ऐसे करके डाल दिया जाता है, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट गेट मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट वही बताया ना, छन्नी की तरह छन करके ऐसे धीरे धीरे करके जाएगा। और किसके थ्रू मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े होगे, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगता है, नेगेटिव में ऑपोजिट, समझे ना। तो डीएनए को ऐसे धीरे धीरे खींच करके नीचे ले आएगा। ये सिस्टम में कुछ खास नहीं। मान लो डिजायर्ड जीन यहाँ पे था, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंची से यहाँ पे 2 भी सिस्टम को काट के हटा लेंगे और वो जीन निकाल के फिर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्यों है, देखो छोटा है सबसे नीचे आ गया, यानी ये सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट किया गया। यही सवाल आ गया था, एम्स में भी पूछा गया ये सवाल, ऐसे ही करके दे दिया गया था, बताना था कौन सबसे ज़्यादा हैवी है कौन मीडियम, ऐसे करके, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन का है। और क्या बात है, सेपरेशन वही बताया गया, स्मॉलर कहाँ जाएगा, सबसे स्पीड मूव करेगा, जो बड़ा होगा वो सबसे धीरे मूव करेगा। डीएनए क्योंकि कैसा चार्ज है, नेगेटिव ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, एनोड, ठीक है। अब टू विजुअलाइज द सैंपल फ्रेगमेंट्स, इथीडियम ब्रोमाइड नाम का इसमें एक मतलब ये डाला जाता है, स्टेन। जब तुम लोग देखे होगे कहीं पे लैब होता है तो उसमें जब ब्लड सैंपल लेता है तो ऐसे थोड़ी कि ब्लड को ऐसे सुखा देता है और जाकर के देख लेता है, नहीं, उसमें सैंपल पे डालना पड़ता है एक स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अलग तरह से स्ट्रेन होता है, गोल्गी अलग तरह से होता है, हर एक ऑर्गेनल अपना स्ट्रेन लेता है। अब तुमको देखना क्या है, दिखेगा तो सब, लेकिन अलग अलग स्ट्रेन डालने से ना क्लियरिटी होता है। जैसे क्या नाम है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए स्पेशल स्ट्रेन होता है जेनस ग्रीन, वो डाल दो ना, काफ़ी खूबसूरत सा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा करके हर ऑर्गेनल का अपना अपना स्ट्रेन होता है। तो क्योंकि अगर हम लोग को देखना है तो स्पेशल स्ट्रेन का यूज़ करना होगा, क्यों, ताकि ज़्यादा अच्छा से दिख पाए। इसलिए क्या हो गया है, विजुअलाइज फ्रेगमेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड नाम का स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसको अल्ट्रावायलेट रे में डालोगे, ये एग्जैक्टली सवाल था, अल्ट्रावायलेट रे में डालोगे तो क्या होगा, उसमें जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स है ना छोटा छोटा, वो कैसा नजर आने लगा तुम लोग को, हल्का ऑरेंज कलर का, ब्राइट ऑरेंज, नारंगी सा नजर आने लगा, ठीक।
वंस यू लोकेट द पोजीशन डिजायर्ड जीन, एक बार तुमको पता चल गया कि नहीं मेरा डिजायर्ड जीन का पोजीशन ये है, तो तुम क्या करोगे, इसको जेल को काट के निकाल लोगे। डीएनए एक्सट्रैक्टेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एल्यूशन, ELUTION, ठीक है, समझ में आ गया, पॉज करके नोट कीजिए। अच्छा ध्यान दो इधर, PCR के बारे में तुम लोग को बताए थे, फुल फॉर्म पता होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से पता है, नंबर गया था। ये एक टेक्निक है एम्पलीफिकेशन का। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, तो मेरा एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन, ठीक है। इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप होता है एनिलिंग, और आखिरी होता है एक्सटेंशन, या फिर इसी को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, चीज़ों को बढ़ाना। डीनेचर का मतलब होता है क्या, तोड़ना। किसको तोड़ोगे, इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होता है, 5 to 3, 3 to 5, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, ठीक है, वो प्रोसेस में आ जाता है डीनेचुरेशन। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है एनिलिंग में, इसमें क्या किया जाता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नॉन एज प्राइमर, ठीक है। प्राइमर के बारे में वहाँ पे बताए थे ना, कहाँ पे, रेप्लिकेशन, हाँ रेप्लिकेशन में बताए थे। प्रोवाइडेड टू अटैच टू रिस्पेक्टिव स्ट्रैंड टू प्रोवाइड फ्री डैश 3OH। अब इसके बारे में सुनो, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे डीनेचुरेशन क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे H बॉन्ड बना हुआ है, अगर टेम्परेचर को 90 से 94 डिग्री कर दिया गया है, जब तुम लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा देते तब बताए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड को सेपरेट करना आसान होता है, कैसे गर्म कर दोगे टूट जाएगा, लेकिन फिर भी देखो टेम्परेचर कितना गया, 90 से 94, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37, घटाओ तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 7, 53 डिग्री, यानी तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए, 53 डिग्री। बहुत टेम्परेचर होता है, इस पर चाय बनता है आराम से, होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, पानी उबाल मारता है। इसीलिए सुनो, जब तुमको बुखार चढ़ता है ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा डीएनए बदल गया, तुम्हें बुखार लगा, डीएनए बदल गया, फिर तुम नया जीव बन गया, पंख निकल गया, ऐसे नहीं ना होता है। बताए थे ना, क्योंकि डीएनए बहुत स्टेबल होता है। सोचो 53 डिग्री सेल्सियस बर्दाश्त कर ले रहा है, और वो भी कब, जब बाहर निकाले तो हमारे सेल के अंदर हो सकता है 100 डिग्री बर्दाश्त कर ले। बंदे में दम है, तभी तो इतना साल से आज भी डिगा हुआ है। प्रोटीन और कहाँ आ रहे हैं पाए इसके आसपास, ठीक है। इसके क्या होता है, H बॉन्ड का ब्रेक होता है और दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, फिर अलग अलग हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, वही लास्ट में लिखा गया। अगला जो प्रोसेस है इसको किया जाता है 50 से 60 डिग्री के आसपास में, इसको कहा जाता है एनिलिंग। इसमें एनिलिंग में क्या किया जाता है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, ओलिगो का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना जब 2 से 10 के बीच में होता है उसको ओलिगो कहा जाता है। जैसे ओलिगोसैकेराइड यानी दो सिंपल शुगर से लेकर 10 सिंपल शुगर मोनोमर, इसमें सिंपल न्यूक्लियोटाइड उसमें जोड़ा जाता है, जैसे ये एंड है, ठीक। अब 5 डैश है, यहाँ 3 डैश है। अब इसमें क्या किया जाएगा, प्राइमर जोड़ दिया जाएगा, फिर ताकि फ्री और 3OH यहाँ पे होगा, 3OH, इस एंड को फ्री करने के लिए जोड़ा। अच्छा एक बार बात सोचो तो, एक्सटेंशन कहाँ होता है बताओ तो, पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5 to 3। तो ऐसा नहीं सोचना कि जोड़ो यहाँ रहे, यहाँ ही जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ता है, ये बात पता है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे जुड़ेगा क्या, छोटा छोटा प्राइमर जुड़ेगा, समझ में आया। अब प्राइमर जोड़ने का कारण होता है, सोचो तो जरा प्राइमर क्यों जोड़ा जाएगा, अरे शरीर से बाहर है, हम लोग उसको करवाएंगे PCR में, पॉलीमराइजेशन हम लोग कराएंगे, इसलिए प्राइमर हम लोग को खुद से देना पड़ेगा। अगर शरीर के अंदर होता तो प्राइमर खुद कौन दे देता, वहीं पे दे दिया जाता, न्यूक्लियस के अंदर बताए थे, लेकिन हम लोग बाहर करा रहे हैं ना, तो प्राइमर तो हम लोग को बनाना पड़ेगा ना, और जब तक प्राइमर नहीं रहेगा तब तक एक्सटेंशन कैसे होगा। तो एक बार प्राइमर जोड़ दिया, फिर एक्सटेंशन कर लो, टप 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 टप। ओके, समझ में आया, ओके। चलो ध्यान दो इधर, कल तुम लोग को 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, और तीसरा था पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन को समझो। पॉलीमराइजेशन का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि छोटे छोटे मोनोमर्स को जोड़ के एक लंबा चेन बनाना है, ठीक है। इसके लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसको पढ़ा जाता है टैग पॉलीमरेज, TAQ, टैग और पॉलीमरेज, ठीक है। T का मतलब होता है थर्मो, और AQ का मतलब होता है एक्वेटिकस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, तुम लोग क्लास 11 में पढ़ा होगा या कभी सुना होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ना 2 तरह का बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, नहीं सुने। आर्की बैक्टीरिया का क्या प्रॉपर्टी था कि वो हार्श कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकता है। तो ये जो है ना थर्मस एक्वेटिकस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये एक तरह का आर्की बैक्टीरिया होता है, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। ये एक तरह का एंजाइम है, ठीक है। ये एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करने में किया जाता है ताकि नया चेन बनाया जा सके, ठीक है। अब आफ्टर रनिंग 30 साइकिल ऑफ PCR, वन कैन अचीव 1 बिलियन कॉपीज। सोच लो कितना ज़्यादा होता है, 30 साइकिल चलाना है, ठीक है। एक बार हुआ फिर कंप्लीट हुआ, मतलब 30 साइकिल चलाओ तो लगभग कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 बिलियन कॉपीज़ बन जाएगा।
समझे, यानी बहुत सारा कॉपीज़ बन जाएगा। अब उसके बाद एक बात, उसके बाद जो टर्म आता है लाइगेशन। लाइगेशन में क्या होता है, जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो तुम्हारा जीन था, जैसे इंसुलिन वाला जीन हम लोग बैक्टीरिया के अंदर डालना चाहते थे अपना वाला, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट था मेरा इंसुलिन, उसको किसके अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर। लाइगेशन कैसे करेंगे वो सीखना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे टर्म आता है वेक्टर। तो वेक्टर तुम लोग वहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में समझा होगा, जो बीमारी को लेके एक जगह से दूसरा जगह। वेक्टर का मतलब ये होता है ना, जो एक जगह से कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में कुछ मदद करे। तो यहाँ पर जो वेक्टर होता है जनरली हम लोग प्लाज्मिड यूज़ करते हैं कुछ खास एक तरह का। ये जो वेक्टर होता है ये एक व्हीकल की तरह वर्क करता है, यानी एक गाड़ी की तरह वर्क करता है, ठीक है। एक ऐसा गाड़ी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे हमको ज़रूरत है, जैसे किसी प्लाज्मिड में लिंक करने में मदद करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, वेक्टर। एक वेक्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, सुनो। वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर वो प्लाज्मिड है, मतलब वेक्टर वो काम करेगा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के जाएगा। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के जाएगा, मान लो इतना छोटा जीन है और इतना बड़ा वेक्टर, हम क्या करेंगे, तो वेक्टर तो छोटा होना चाहिए, इतना रहे तो चलेगा। यानी कि सबसे पहली बात क्या होता है, इसका साइज़ छोटा होना चाहिए ताकि आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सके। ये नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए वेक्टर, ठीक है, छोटा साइज़ होना चाहिए। इसके पास ओरी होना चाहिए। ओरी का नाम सुने हो, ओरी का मतलब होता है ओराइजन ऑफ रेप्लिकेशन। हाँ, जैसे तुम लोग मतलब सुन लो, जैसे बैक्टीरिया होता है ना, तो प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, और उसका और प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहली बात वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। इसका ये मतलब कि वो जो मेन क्रोमोजोम है, जो न्यूक्लियोटाइड है बैक्टीरिया, उसके अलावा भी वो रहता है, और उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन का कैपेबिलिटी होता है। वो बिना, अगर मेन न्यूक्लियस का मतलब मेन न्यूक्लियोइड नहीं भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर प्लाज्मिड चाहे तो खुद ब खुद ही डिवीजन कर सकता है। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि उसके पास ओरी साइट होता है। ओरी का मतलब होता है ऐसा साइट जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होगा। बात समझे, तुम लोग को वहाँ पे बताए थे ना जब रेप्लिकेशन सिखा रहे थे कि सब जगह से नहीं स्टार्ट हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर जगह से ही स्टार्ट हो सकता है, ठीक। यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुड भी देयर। जैसे यहाँ एक फोटो दिया गया है, यहाँ पे देखो ओरिजिन है, ओरी साइट है, यहाँ से रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग होगा। और यहाँ पे देखो हम लोग मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिए, और ये पूरा क्या है, मेरा वो वेक्टर है। वेक्टर कौन क्यों है, क्योंकि यही वेक्टर क्या करेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया, हम ऐसे जीन उठाए और वेक्टर के ऊपर चिपका दिए। और ओरी ना कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, कॉपी कितना कॉपी बनेगा उसका, किस तरह से बनेगा, ये भी उसको कंट्रोल करता है, ठीक। देयर शुड बी रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर वेरियस एंजाइम बट मल्टीपल क्लोनिंग साइट शुड बी अवॉइड। देखो ध्यान से देखो, मान लो जैसे मेरे पास उस दिन बताए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे हम ये DNA, ठीक, और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बस इतना है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इतना है, और हम जैसे EcoR1 इस्तेमाल कर रहे हैं एंजाइम, तो वो काट देगा, DNA को काट देगा। हम अगर यहाँ से यहाँ काटा तब तो सही है, तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ से कट के निकल जाएगा। अब मान लो ढेर सारा यहाँ पे क्लोनिंग साइट है, तो यहाँ भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा, यहाँ भी, मतलब बहुत जगह काट देगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। क्लोनिंग साइट इसलिए एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए MSC को अवॉइड किया जाता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल साइट विल क्रिएट मल्टीपल कॉपीज, इसलिए कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डालते हैं तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि मिनिमम क्या हो, क्लोनिंग साइट या फिर एक ही हो, क्योंकि अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट हुआ तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, सब जगह से काटना स्टार्ट कर देगा। लास्ट में एक बात आता है सेलेक्टेबल मार्कर, तो ये समझाते हैं कैसा होता है, इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे अभी पढ़ लेते हैं क्या लिखा। जनरली क्या होता है ना, सेलेक्टेबल मार्कर जैसे क्या होता है, जैसे देखो हम लोग के अंदर ऊपर बर्थ मार्क होता है, कई के ऊपर बर्थ मार्क होता है, या फिर सबका चेहरा तो अलग होता है जीन के कारण, सबका अपना जेनेटिक मेकअप है, तो एक को दूसरे से पहचाना जा सकता है। बात समझे, लेकिन मवेशी में ऐसा होता है, भेड़ लोग तो एक ही जैसा लगता है, पता कर पाओगे ये भेड़ कौन था, कौन किसका नाम था, अब तुम उसके साथ रहोगे तो कर पाओगे। तो सेलेक्टेबल मार्कर होता है, वो पहचानने का एक तरीका होता है, ठीक है, प्लाज्मिड को। जनरली ये क्या होता है ना, उसके ऊपर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, वही सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करता है। कैसे करेगा हम बताते हैं। और ये जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या समझ रहे हो, ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक से बचाएगा। एंटीबायोटिक मतलब क्या, ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक से बचाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल समझ लें, मान लो किसी को निमोनिया हो गया, ठीक है, वो एंटीबायोटिक खाना स्टार्ट किया। अब एंटीबायोटिक खाना स्टार्ट किया तो हो सकता है निमोनिया खत्म हो जाए। अब मान लो कि निमोनिया नहीं खत्म हो रहा, यानी कि वो जो बैक्टीरिया है वो उससे रेजिस्टेंस कर लिया है उस एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक समझते हो ना, दवाई जो होता है बैक्टीरिया के विरुद्ध। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक तो सबसे पहली बात, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग होने में मदद करता है, ये क्या होता है बताते हैं, या और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग पहचानने में मदद करता है। दोनों क्या होता है बताते हैं, तब तक पॉज करके नोट कीजिए। यहाँ तक समझ में आया ना, सेलेक्टेबल मार्कर को छोड़ के इधर पीछे आया, ओके। ध्यान दो इधर, वहाँ पे तुम लोग को बताए थे सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। तो सेलेक्टेबल मार्कर का मेन काम क्या होता है, ये पहचानने में मदद करता है किसके किसके बीच में, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में मदद करता है, दोनों के बीच में अंतर बताता है, और ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर बताने में मदद करता है। समझ में आया। उसके आगे की बात करते हैं। अब देखो ये बात बताए थे, सेलेक्टेबल मार्कर जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं,
तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब कुछ एक जीन है जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AMPR, इसको बोला जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। AMP का मतलब एम्पिसिलिन और R का मतलब रेजिस्टेंट जीन। उसी तरह TETR, ठीक है, इसको बोला जाता है टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन टेट्रासाइक्लिन, पता है तुम लोग दवाई में ध्यान नहीं दिया होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, बात समझ में आया। तो ये दोनों है ना, ये सब सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करेगा। कैसे करेगा वो समझना धीरे धीरे। एक और नाम याद रख सकते हो, क्लोरोएम्फिनिकोल रेजिस्टेंट जीन। ये तीनों ना एज ए मार्कर वर्क करता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्या हो गया? हाँ ये भी होता है, तीनों होता है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये वेक्टर है प्लाज्मिड, ठीक है, इसमें हमको अपना जीन को लोड करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है। तो मान लो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने का तरीका बता चुके हैं पहले ही, उतना सारा स्टेप बताए थे ना। हाँ भाई, अब इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ध्यान से देखो, ये जब DNA से जुड़ा ना, तब इसको बोल दिया गया रिकॉम्बिनेंट। क्यों? नया तरह का कॉम्बिनेशन बन गया। और जब ये होस्ट में गया या फिर इस बैक्टीरिया में गया, तो इसके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो कैरेक्टर डेवलप होने का मतलब क्या हो गया? पहले कुछ था, उसके अंदर नया कैरेक्टर आ गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? ट्रांसफॉर्मेंट। बात समझ में आया? अगर ये वेक्टर में है तो रिकॉम्बिनेंट, और उसका जब यूज़ हो गया तो क्या बन जाओगे? समझ रहे हो ना? चावल भात वही चीज़ है, चावल भात क्या ही बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। वेक्टर का क्या क्या एग्जाम्पल होता है? सबसे जनरली हम लोग यूज़ करते हैं प्लाज्मिड। वेक्टर का मतलब क्या है? गाड़ी। तो जनरली कौन गाड़ी यूज़ करोगे? साइकिल से आया सनम, साइकिल से रे। टेम्पो यूज़ करते हो ना, तो प्लाज्मिड को टेम्पो समझ लो। उससे थोड़ा महंगा चल जाओगे तो रेट्रोवायरस, ये समझ लो तुम फॉर्चूनर, ठीक है, तो इसका कुछ एक जगह में यूज़ किया जाता है। उससे भी महंगा आता है तुम इस पर क्या नाम है, मर्सिडीज़ कह दो, TI प्लाज्मिड। तो जनरली टेम्पो सब चढ़ जाता है और टेम्पो वाला जब तक चढ़ेगा हिलता भी नहीं है, जब तक टेम्पो वाला टेंजेंटली ना चलाए। पूरा शरीर उसका एक तरफ रहता है, हैंडल और ब्रेक। बोलता है दूसरों को नहीं बोलता ब्रेक आप मार दीजिएगा हम चला रहे हैं। ऐसे करके जब तक ना हो जाए तब तक भरा सा उसको लगता नहीं है। तो समझ में आया? ये तीन है जैसे। तो प्लाज्मिड यूज़ कीजिए, रेट्रोवायरस या फिर TI प्लाज्मिड। ऐसे ही ना चलाता है, टेंजेंट की तरह एकदम। सर्कल में टेंजेंट होता है ना बाहर में, शरीर एक तरफ है और हाथ एक तरफ है, और पैर घुसाए रहेगा ब्रेक के पास। आइए अरे बहुत जगह है। 4 गो आगे 4 गो पीछे, अब पीछे फिर 4 गो, मतलब 12 गो से कम में हिलता नहीं है, कम से कम 10 से 12 तो होना ही चाहिए। और छत्ता पे बकरी उकड़ी भी लाद लेता है कभी कभी। बस में एक बार हम आ रहे थे, मतलब बकरी उकड़ी लाद लिया, उसके बाद मतलब पाठा लाद रहा था, 25 गो पाठा लाद रहा था। हाँ, पाठा लाद लिया, मतलब बकरी लाद लिया। उसके बाद साइकिल, 10 आदमी उतना ऊपर लेके जा रहा है और नीचे खड़ा होने की जगह नहीं, बस चल रहा था कैसे भी करके। वही होता, नवमी का ही समय था, मतलब दुर्गा पूजा का समय था। हाँ, तो बलि के लिए एकदम पाठा का बलि होता है ना, पूरा भर के चल रहा था। अब देखो कुछ प्लाज्मिड के पास लो कॉपी नंबर होता है, जैसे 2 से 3, और किसके पास हाई होता है 15 से 100। अब बोलोगे 15 से 100 तो 1 बिलियन कैसे बन गया? पगला आदमी एक के पास है, एक ही को थोड़ी होगा, और भी तो होगा ना। और मल्टीपल कॉपीज तो बनता जा रहा है। मान लो एक बार में 100 एवरेज लेके चलते हैं कि 70 बनाया, 70 ये 70 बनाया अकेले, अब फिर से जब ये बनेगा तो 2 हो गया, तो हर 70 का 2, 140, इस तरह करके कई सारा कॉपीज में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक गाड़ी है PVR 322, क्या एक गाड़ी, इस गाड़ी का फीचर्स को याद कीजिए। समझ में आया? ये एक ऐसा टेम्पो है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इससे सवाल बहुत आता है। ये बुक निकालिए, वर्क बुक निकालिए, उसमें फ़ोटो दिया हुआ है। एक मिनट, तब वीडियो पॉज करते हैं। चलो ध्यान दो इधर, देखो इसका नाम याद रखना, ठीक है। इसमें बहुत सारा सेलेक्टेबल मार्कर भी, एक से ज़्यादा, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर है, इंजाइम भी इसमें कई सारा है, देखोगे ध्यान से। रेस्ट्रिक्शन इंजाइम वाला जहाँ पे वर्क करेगा, इको R1 वाला भी है, हिंड 3 वाला भी है। हिंड तो बताए थे ना, तो ये हिंड 3 है। बाम H1, ये भी वही चीज़ है। फिर साल 1, बात समझ में आया? ये सब का रिकॉग्नाइजेशन साइट है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा? अगर तुम इस प्लाज्मिड को लिए और इको R1 डाले तो यहाँ काटेगा, हिंड 3 डाले तो यहाँ काटेगा, बाम H1 डाले तो यहाँ काटेगा, साल 1 दिए तो यहाँ काटेगा। बात समझ में आया? PST 1 दिए तो यहाँ काटेगा। तो कहाँ काटना है वो इसमें बताया गया। हर चीज़ का अपना एक लेंथ होता है ना, अगर छोटा रहेगा तो कहीं पे भी काट लो। जैसे मान लो अगर हमको यहाँ पे हमको किसी चीज़ को इंसर्ट करना, और ये मान लो कि 6 न्यूक्लियोटाइड का, तो यहाँ डाल देंगे पट से। लेकिन अगर हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 100 न्यूक्लियोटाइड का, तो यहाँ थोड़ी हटेगा, इसको पूरा का पूरा यहाँ कैप्चर करना पड़ेगा। तो जहाँ जितना स्पेस काट के हटाओगे उतना ही ना जगह दे पाओगे, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा थोड़ी दे पाओगे। इसलिए इंजाइम किससे काटना है और कहाँ काटना है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इस गाड़ी के बारे में, इसलिए इस वेक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ऐसा कुछ नहीं। देखो इसको याद करने का सबसे, देखने में बड़ा विचित्र लगेगा, सबसे सिंपल तरीका से याद होगा, पता है कैसे? सबसे पहले इसको पकड़ो,
हर बार ऐसा ही याद करना, बहुत मस्त तरीका। इसको पकड़ो, यहाँ याद रखना दो चीज़ें, क्या, बाम H1 और साल1। खत्म कर दो, बस इतना याद करके खत्म कर दो, ठीक। इसके ठीक अपोजिट आ जाओ यहाँ पे, बाम H1 साल1 हो गया, यहाँ कर देना PBU1 और PST1, दोनों 1 1 हो गया, ठीक। उसके बाद एक ओरी साइड तो होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है, बिना ओरिजिन। ओरी साइड का मतलब क्या, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, ओरी साइड होगा, तो एक ओरिजिन साइड हो गया। अब तुमको क्या क्या आता है वो देखो, इको R1 आता है, तो इससे ऊपर चले जाओ, एक एंटीक्लॉकवाइज इधर गया, फिर देखो बाम H1 से ऊपर चले जाओ, हिंद थर्ड आ जाएगा। बात समझ में आया? कैसे याद किए, पहले यहाँ है बाम H1 और साल1, क्लियर। इसके ठीक अपोजिट चलेंगे, PBU1 PST1, इससे एक ऊपर चल गए, ये पहचानते थे इको R1, इससे एक ऊपर चल गए हिंद थर्ड, सिमिलरिटी दिख रहा है, और दोनों के बीच में आ जाए क्या होगा, CL1। याद हुआ? देखो हमको याद हो गया, बाम H1 और क्या था, साल1, इसके अपोजिट आ जाएंगे PBU1 PST1, उसके ऊपर चल जाएंगे इको R1, और उधर से ऊपर चल जाएंगे क्या मिलेगा, हिंद थर्ड, और बीच में क्या है, CL1। इतना याद हो गया, ओरिजिन तो याद था, अब बचा दो, तो PBU1 यहाँ है, तो 2, तो अब देखो एक ही एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको स्पेशल याद कर लो, यहाँ पे होगा रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, और PBU2 याद तो हो गया। और इस पूरे बंदे का नाम क्या है एक साथ में, PBR 322। ये गाड़ी का टेम्पो जैसे होता है ना, ऑटो का हर एक अपना कंपनी, तो ये कंपनी का नाम है, ये नाम क्या है, कंपनी पंजाब नेशनल बैंक। चलो एक बार देखते हैं, हाँ ध्यान से, यहाँ आ गए बाम H1, देखो हाँ बाम H1 साल1, ऑपोजिट चल गए PBU1 और PST1, इको R1 और हिंद थर्ड, CL1, ओरी साइड रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन PBU2। पूरा गाड़ी का कंपनी का नाम PBR 322। कहाँ हार्ड हो यार, ऐसे ऐसे ज़बरदस्ती याद करोगे नहीं होगा, ऐसे पैटर्न में याद करोगे तो हो जाएगा। क्या हो गया, हाँ ये नंबर प्लेट ही है, सर्च मार के देख लेना। P4 क्या होगा, प्लाज्मिड। B और R है ना, वैज्ञानिक का नाम है, ये दो बंदे थे, कुछ काम नहीं मिला, बॉलीवर और रॉड्रिगेज। क्या पढ़ोगे इसको, हाँ वही रॉड्रिगेज ना। और ये 322 लैब में बनाया गया था, मतलब लैब 322 का मतलब एक लैब में नहीं बना, तो 322 चीज़ की है। हाँ कोई कोड होगा, अपना अपना फैंटेसी, तो पॉज करके नोट कीजिए। ध्यान से देखिए इधर, अब ध्यान से देखो कैसे सेलेक्टेबल मार्कर वर्क करता है वो समझते हैं। जैसे ये है PBR 322 ही, या फिर कोई प्लाज्मिड है जिसके पास AMPR है, इसका मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसका मतलब समझ में आया। यानी कि ये जहाँ पे भी होगा ये प्लाज्मिड, ऊपर से एम्पिसिलिन डालेंगे एंटीबायोटिक, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी सर्वाइव कर जाएगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, AMPR। यहाँ लिखा हुआ है बाम H1, इसका मतलब क्या समझ में आया, जो ये इंजाइम है वो यहाँ आके कट मारेगा, बाम H1 नाम का जो इंजाइम है वो इस प्लेस पे आके कट मारेगा, ठीक। अब देखो कट मारे तो यहाँ कट गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डाल दिए, तो दो ही पॉसिबिलिटीज होगा, या तो यहाँ जाके जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है, या तो जुड़ेगा या फिर यहाँ पे AMPR अभी भी है, इससे क्या मतलब, ये तो इधर है ना, ये तो अभी भी रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाम H1 गया यहाँ पे ऐसे कट मारा, और या तो जीन जोड़ दिया या तो नहीं जोड़ा। बात समझ में आया? अब सुनो, अगर जीन जुड़ गया तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, और अगर जीन नहीं जुड़ा तो इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे समझते हैं। अब मान लो कि ये केमिकल करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में डाले, या फिर एक पेट्री डिश में डाले, या फिर कहीं पर भी डाले सैंपल, हम लोग को तो पता नहीं चलेगा देख करके कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नहीं ना पता चलेगा। तो अंतर कैसे करेंगे, अब धीरे धीरे सीखते हैं। अब देखो दोनों कौन कौन, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो प्लाज्मिड या ना हो, दोनों को किसके अंदर डाल देते हैं, इकोलाई के अंदर। इकोलाई बैक्टीरिया में दोनों को इंसर्ट कर दिया, ठीक। इकोलाई एक अच्छा बैक्टीरिया इसलिए होता है क्योंकि इसके पास पहले से कोई वही लिखा हुआ है, पहले से कोई एंटीबायोटिक जीन नहीं होता है। दैट आई टॉट अर्लियर, उतना सारा बताया ना, क्या क्या बताए थे, एम्पिसिलिन बताए, क्लोरो एम्फिनिकॉल बताए, और एक कौन का था, टेट्रासाइक्लिन। तो ये सब इसके पास पहले से नहीं होता है, चाहो तो डालो या फिर नहीं डालो, ठीक। तो ये इसीलिए एक अच्छा बैक्टीरिया होता है ताकि अंतर कर, अगर पहले से रहता तो अंतर करना और डिफिकल्ट हो जाता। अब देखो क्या होगा, 3 पॉसिबिलिटीज़ होगा, सुनना क्या क्या। जैसे ये बैक्टीरिया है, ये वो इको R1 बैक्टीरिया, तो 3 पॉसिबिलिटी सोचते क्या क्या होगा। सबसे पहला पॉसिबिलिटीज प्लाज्मिड डालना, ठीक है। कौन प्लाज्मिड डालना, ये दोनों प्लाज्मिड जाना चाहिए, पता नहीं है ना, तो सबसे पहली बार प्लाज्मिड गया ही नहीं। प्लाज्मिड जरूरी थोड़ी ये सारा बैक्टीरिया में चल जाएगा, ये एक चांस प्रोसेस होगा। तो पहला क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, प्लाज्मिड गया ही नहीं, ठीक। दूसरा में प्लाज्मिड तो गया, लेकिन ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है, यानी क्या, इसमें जीन जुड़ा ही नहीं है। बात समझ में गया? इसका मतलब क्या हो गया, प्लाज्मिड तो गया लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे था ही नहीं। और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है, प्लाज्मिड भी गया और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी गया। तो 3 पॉसिबिलिटीज होगा। पहला में प्लाज्मिड नहीं जाएगा लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट शायद ना हो, और इसमें जाएगा तो होगा भी। तो अब इसको कैसे करेंगे अंतर, वो धीरे धीरे सीखेंगे, तब तक पॉज करके नोट कीजिए। अच्छा ध्यान दो यहाँ पर, कल जो बताए थे प्लाज्मिड याद है तुम लोग को, यहाँ पे क्या था,
बाम H1 यहाँ था कि यहाँ था? हाँ, तो यहाँ पे बाम H1 साल 1, फिर PV2 यहाँ पे बोलो, ऊपर क्या होगा? PUV1 PST1 इसको बाम PV1 आ रहा है भाई, मार्केट हवा जाने का। फिर यहाँ पे ओरी साइट, यहाँ पे इको R1। अरे बच्चा लोग तो बहुत तेज है रे। यहाँ क्या था? मेरा आँख से पानी न चला जाए कहीं। और यहाँ क्या था? वाह, यहाँ क्या था? अरे 19-20 का तो फर्क है। यहाँ पे PVU2 आरोपी। अच्छा एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, ये जो इतना जीन का पार्ट है ना, और जो इतना जीन का पार्ट है, कौन वाला? साल 1 वाला और बाम H1 वाला। इसके पास जो देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बताए थे 3 तरह का, एक एम्पिसिलिन था, एक टेट्रासाइक्लिन था और एक क्लोरोएम्फिनिकोल था ना। तो याद रखना उसका यहाँ पे रहता है AMP वाला, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, और यहाँ पे रहता है TETR ये वाला। फोटो हाँ बुक में यही दिया हुआ, वर्कबुक में मतलब हाँ NCERT में दिया। तो याद रखना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स किसके किसके पास रहेगा? ये वाला और ये टर्टो, ये वाला लिख लो तो पट से जहाँ पे फोटो बनाए वो लिख लो ना। अब ध्यान दो इधर, अब देखो 4 टर्म तुम लोग के सामने आया था, एक होता है ट्रांसफॉर्मेंट, एक होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक, एक होता है रिकॉम्बिनेंट, एक होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब समझो, देखो प्लाज्मिड को टर्म, अगर प्लाज्मिड में फॉरेन जीन जुड़ा है तो वो रिकॉम्बिनेंट, और नहीं जुड़ा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और अगर वो बैक्टीरिया के अंदर गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बस इतना ही समझना, ठीक है? दोनों को मिक्स नहीं कर देना, अलग अलग समझना। जीन का जीन जब ज्वाइन करता है फॉरेन वाला तो रिकॉम्बिनेंट वाला खेलो, समझे? और जब ये बैक्टीरिया के अंदर गया या फिर बाहर ही आ गया वो ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में जनरली हम लोग ये एंटीबायोटिक वाला यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे समझेंगे, सेलेक्ट करना है, ठीक है? काम क्या है देखो, एक कल्चर मीडिया था, कल्चर मीडिया में हम लोग डाले क्या, मतलब फॉरेन जीन को डाले। अब फॉरेन जीन को पहले प्लाज्मिड को तैयार किया हम लोग, पहले प्लाज्मिड में कल देख रहे थे ना, कल प्लाज्मिड में हम लोग फॉरेन जीन को जोड़े, उसके बाद उसको बैक्टीरिया में डालने का ट्राई किया। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या आया होगा, पहले तो जोड़ने वाला देखते हैं, तो जुड़ा होगा या फिर नहीं जुड़ा होगा। और जब बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर रहे होंगे तो वहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज़ आएगा, पहला तो गया ही नहीं होगा, दूसरा गया होगा तो बिना रिकॉम्बिनेंट वाला गया होगा, और दूसरा में दोनों पॉसिबिलिटीज आ गया। चुनना हमको कौन है, आखिरी वाला, क्योंकि काम तो मेरा उसी से है ना। आज भी नहीं आई तैयारी, कल सुने वहाँ आवाज़ पटर पटर निकल रहा था। हाँ क्या हो गया? चलो और देखते हैं। जैसे देखो एक कल्चर मीडिया था, यहाँ पे वो तीनों था, पहला वाला भी है, दूसरा वाला भी है और तीसरा वाला भी है, ठीक है? तो ध्यान से देखो तीनों है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या था, जैसे एक में तो गया ही नहीं था, और पहली बार हम लोग जो एंटीबायोटिक डाल दिए वो डाल दिए एम्पिसिलिन। क्या डाल दिया? एम्पिसिलिन। और एम्पिसिलिन नीचे होता है ये तो पता होगा, ठीक है? ये वाला प्लाज्मिड बाहर ही रह गया, इसके अंदर नहीं गया, तो ये वाला तो पूरा कॉलोनी खत्म हो गया होगा। एम्पिसिलिन इसके अंदर जाता तब ना ये एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स उसको बचाता, तो ये वाला तो पूरा कॉलोनी खत्म है, ठीक है? इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब तो 2 कॉलोनी बचेगा, यानी कि बचेगा कौन, हमेशा कौन बचेगा? ट्रांसफॉर्मेंट वाला, यानी ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट से भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एम्पिसिलिन तो दोनों के पास है ना, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। एम्पिसिलिन डाल के हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर दिया, यानी प्लाज्मिड एंटर वाला को बिना प्लाज्मिड एंटर वाला से हटा दिया। तो एक पॉसिबिलिटीज था इंटर नहीं होने का, पॉसिबिलिटीज 2 कौन है इंटर होने का, तो ये है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब सुनो, रेप्लिका बनाया जाता है, रेप्लिका बनाने के लिए क्या होता है ना, एक खास तरह का जेली तैयार किया जाता है। सिंपल समझो, उतना टफ नहीं समझो। जैसे कहीं पे कल्चर मीडिया मेरा यहाँ पे पहले से ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? अगर हमको इसी ग्रोथ का, इसी रेप्लिकेशन का अगर हमको रेप्लिका बनाना, तो एक जेली जैसा होता है, मेम्ब्रेन टाइप, ठीक है? वुडन ब्लॉक में रहता है, उसको ऐसे इस पर चिपका दिया जाता है, उठा दिया जाता है। बात समझ में आया? बात समझे? जैसे देखो, जैसे यहाँ पे था पहले से, यहाँ पे गोला बैक्टीरिया, गोला गोला, फिर यहाँ पे ट्रेंगल वाला, ट्रेंगल वाला, ट्रेंगल वाला, फिर यहाँ चौखुट चौखुट, चौखुट नहीं है ना, हाँ ठीक है जो है, अब नहीं रॉक करने देंगे, मिस हो गया हमसे एक बार। अब ध्यान से देखो, एक उसी तरह जेली वाला उठाए और उसके ऊपर ऐसे चिपका दिया। अब इसको निकाले तो सब तो नहीं आएगा, लेकिन 1-2 तो उसका आ जाएगा ना, 1-2 पॉइंट वाला। तो मान लो गोला गोला आ गया, तो गोला गोला गोला, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, चौड़ा चौड़ा, हाँ ठीक है, ये भी ट्रायंगल। तो सुनो, 1-2 अगर मान लो कि बिलियन बहुत सारा रहता है, 1000 भी आ जाएगा, तो फिर से वहाँ नया कॉलोनी बना देगा ना। बात समझे? फिर से इसको मीडियम देंगे तो नया कॉलोनी तो यहाँ पे भी डेवलप कर जाएगा कुछ समय के बाद। तो इस तरह करके हम लोग रेप्लिका तैयार कर लेते हैं, समझा? तो पहला मीडियम का क्या कर लेते हैं, रेप्लिका तैयार कर लिया। अब देखो क्या होगा,
A replica of the first culture plate is created by using block will try to grow E. coli in the same location. जहाँ पे जो था वहाँ सेम लोकेशन पे ही देखा हो गया। मतलब अगर यहाँ पे समझें तो देखो यहाँ पे 3 है, 3 लेयर मान लेते हैं। अगर इसका हम रेप्लिका बनाए होंगे तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे भी मरा वाला, ऊपर वाला तो आएगा नहीं। तो कौन कौन आता है? ये वाला, ये दोनों आया। अब जैसे देखो इसमें ये दिखाया गया, तो यहाँ पे रुको, पहले इसको बना लेते हैं। तो ये और दोनों चिपक के आ गया इसमें। अब थोड़ा देर बाद उसमें खाना वाना देंगे, मीडियम में कल्चर करेंगे, तो ये दोनों भी फिर से बढ़ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एम्पिसिलिन डालते हैं, तो एम्पिसिलिन तो सबके पास है, लेकिन हम किस एंजाइम से इसको कट किए थे? BAM-H1 से कट किए थे ना, यानी कि टेट्रासाइक्लिन वाला खत्म हो चुका है। कट कर दिया मतलब वहाँ से यहाँ काट के निकाल दिए और दूसरा वाला लाके जोड़ दिया। कट करने का मतलब क्या हुआ? BAM-H1 से ऐसे काट दिए इतना दूर और दूसरा वाला फॉरेन DNA आके जोड़ दिया। यानी कि अगर इस मीडियम में अगर हम टेट्रासाइक्लिन डालें तो ये वाला, इसके पास तो कौन कौन है? एम्पिसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, लेकिन इसके पास क्या है? सिर्फ एम्पिसिलिन। अगर टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो क्योंकि इसका ये वाला गायब हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बात समझे? तो इसमें फिर क्या डाल देते हैं? सेकेंड मीडियम में कॉपी कर लिए, फिर कॉपी करके निकाले, उसको ग्रो किया और उसमें क्या डाल देते हैं? टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन इसमें डाल देते हैं। नाउ इंसर्ट टेट्रासाइक्लिन हियर ट्रांसफॉर्मेंट डाइज एज देयर TET8 जीन वाज कट टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन DNA हैंस प्रोवाइडेड नो रेजिस्टेंस टू E. coli। इस वाले में क्या हुआ था? जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए वहाँ पे क्या आ गया था? फॉरेन जीन। तो ये सर्वाइव नहीं कर पाया, यानी ये भी क्या हो गया? मर गया। तो बचा क्या? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब बोलोगे इसको निकालना था, लेकिन इतनी बचा, उल्टा हो गया। करना था कुछ और, हो गया उल्टा। भाई ये कल्चर मीडियम है, इसमें संख्या कम होता है। अब सुनो, उल्टा सोचो। इतना तो पता चल गया कि नीचे कौन था? ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट। ऊपर क्या था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। बीच में कौन है? ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में आया? अब इसका मतलब, इसका अगर हम रिवर्स देखें, यानी कि सबसे नीचे वाले पोजीशन में मेरा जरूरी चीज़ था, तो हम लोग फिर वापस जाते हैं और इसको ऐसे काट करके निकाल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम संख्या तो वहाँ है ना। ये तो बस चेक करने के लिए बनाए थे, समझा? उल्टा जाके निकाल देते हैं उसको। इसमें थोड़ी बिलियंस में बैक्टीरिया मिलेगा, इसमें तो कुछ संख्या हो तो हम कॉपी किए थे ना, बस चेक करने के लिए। पोजीशन देखना था कौन कहाँ पे, उसको जाते और सच में काट के ही निकालते हैं। एग्रोजेल जैसा बताए थे ना। हाँ, चलिए जैसा रहता है काट लेते हैं। तो ये बात समझ में आया? अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली, ट्रांसफॉर्मेंट डाई इन रेप्लिका प्लेट। तो ट्रांसफॉर्मेंट डाई इन रेप्लिका प्लेट कौन वाला? अभी नहीं, केवल ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी दोनों तो ट्रांसफॉर्मेंट है कम से कम। तो रेप्लिका प्लेट, बट वी कैन रिकॉग्नाइज इस पोजीशन फ्लो प्लेट 1 एंड टेक आउट फॉर कल्चर। यानी प्लेट 1 ये था, ये क्या है? प्लेट 1, और ये क्या है? प्लेट 2। तो इससे बस हम पोजीशन पता कर लेते हैं, किससे? प्लेट 2 से, और प्लेट 1 से काट के फिर निकाल लेते हैं। फिर उसको बड़ा संख्या में कल्चर किया जाता है। बात समझ में आया? पॉज करके नोट कीजिए। ध्यान दो इधर, हमको मत देखो, बोर्ड पे देखो। देखो वही प्लाज्मिड है, ठीक है। अब देखो, तुम लोग को बताए थे मॉलिक्यूलर बेस, नहीं प्रिंसिपल में था कि मॉलिक्यूलर में था? प्रिंसिपल में था ना। लैक-ज़ैड जीन के बारे में बताए थे ना, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ZAC, याद करो। परमिएज बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, याद करो, बताए थे। बताएं, वीडियो दिखा दें। कैसी बातें करते हैं। तो लैक का मतलब क्या होता था? लैक्टोज। और ज़ैड जीन का मतलब ये क्या बनाता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक देखो सबस्ट्रेट होता है, इसको बोला जाता है एक्स ग्लाइक, बोलो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा कुछ, तुमको भी ध्यान है, एक्स गैलेक्टोसाइडेज होगा कुछ। ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है, और अगर इस पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज डालोगे ना, तो वो एज ए रिएजेंट वर्क करता है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो नीला कलर का बनता है। बात समझ में आया? अगर किसी मीडियम में एक्स गैलेक्टो, जो भी एक्स गैल है, वो सबस्ट्रेट है, इस पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज डालोगे तो उस पर नीला कलर का प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आया? अब क्या लिखा हुआ है? हाँ, हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किए और क्या डाल दिए? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। किसके प्लेस पे? जहाँ पे लैक जीन था, जहाँ पे लैक्टोज जेड वाला जीन था, वहाँ पे हम लोग क्या डाल दिया? बीटा गैलेक्टोज, मतलब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो दो ही पॉसिबिलिटीज होगा, या तो लेगा या तो नहीं लेगा। नहीं लेगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और लेगा तो रिकॉम्बिनेंट। लेकिन एम्पिसिलिन वाला तो दोनों पास है। बात समझ में आया? अब आगे चलता है। नाउ दिस इज इंसर्टेड टू होस्ट इकोलाई। अब ये दोनों को लेंगे और दोनों को कहाँ डालेंगे? इकोलाई के अंदर। होस्ट तो मेरा इकोलाई है ना, एक दिन इकोलाई भी गाना गाएगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसको चूहा वाला भेज देना, हमको भेजना, हम इसको भेज देंगे। 3 पॉसिबिलिटीज अराइजेज, यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज आया। पहला, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी इसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं, दोनों में से कोई सा भी प्लाज्मिड नहीं गया, बता दिया ना इससे पहले। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ लेकिन नॉन रिकमेंड वाला, यानी कौन सा? ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला हुआ यानी इसके पास लैक्टोज जीन है, इसके पास तो नहीं है ना, क्योंकि इसके पास फॉरेन जीन है और इसके पास लैक्टोज जीन है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिखाए तो कौन सा जीन है? लैक्टोज जेड वाला। और ये वाला जो दिखाया, ये क्या है? फॉरेन। फॉरेन मतलब जो बाहर से हम ला के डालें। अब ध्यान से डालो, देखो एक कल्चर बनाए हम लोग,
कल्चर के अंदर क्या क्या डाले, मीडियम, कल्चर मीडियम मतलब उसका खाना डाल दिया बैक्टीरिया का, ठीक है, और इस पे डाल दिया एम्पिसिलिन, ठीक, और उसके बाद इसमें क्या डाल दिया, एक्स ग्लैक्गेल, ठीक है। अब सुनो, हर चीज़ का एक महत्व है, देखो ध्यान से, ये जो कल्चर है इसमें मीडियम डाले, इसका मतलब बैक्टीरिया हो गया जी, इधर ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए डाले। एम्पिसिलिन डालने का मतलब क्या होगा, अब देखो एम्पिसिलिन, सही ना, क्या सीखी है, एम्पिसिलिन डालने का मतलब क्या हो गया, जो जिसके पास ट्रांसपोर्टमेंट होगा, यानी ये दोनों एम्पिसिलिन से बच जाएगा, लेकिन जिसके अंदर गया ही नहीं तो पहले ही मर जाएगा ना। यानी एम्पिसिलिन किसके किसके बीच में अंतर कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी प्लाज्मिड अंदर गया या नहीं गया, पहले यहीं पे छाट लिए। दूसरा क्या इस्तेमाल किए, एक्स ग्लैक्गेल, ठीक है, ये किसके किसके बीच में अंतर करेगा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों, अगर वो रिकॉम्बिनेंट होगा तो वो नीला कलर का कॉलोनी नहीं बनाएगा, और अगर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो नीला कलर का कॉलोनी बनाएगा, सिंपल सा बात है। फिर इसी का उसी तरह किया जाता है, ऐसे करके निकाल लो, फिर पता चल जाएगा पोजीशन, फिर पुराना वाला से काट के निकाल लो, बस समझ में आया। तो वही लिखा हुआ है, ब्लू कॉलोनी दिखा है, देखो ये ब्लू कॉलोनी है, ये ब्लू है, ये ब्लू, अब ये व्हाइट है, व्हाइट कैसे बनाए, इसलिए इसको रोटेट कर दिए, बात समझ में आया। ये ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, इस ब्लू कॉलोनी कहने का मतलब क्या है, ये सब क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों, क्योंकि इसका लैक्टोज जीन एज इट इज है, फॉरेन जीन तो आया ही नहीं, यानी जहाँ जहाँ ब्लू है वो कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये भी क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अरे भाई, अरे दीवाने These colony which are non-recombinant will have intact LAC-Z gene means will produce beta galactosides। कह रहा है जहाँ जहाँ नीला दिख रहा है उसके पास इंटैक्ट मतलब पूरा का पूरा बिना टूटा हुआ LAC-Z जीन है, जिसके कारण वो क्या बना दिया, बीटा गैलेक्टोसाइड। और मीडियम में पहले से क्या प्रेजेंट था, एक्स गेल, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जो भी प्रोडक्ट में वहाँ नीला कलर दिखने लगा, इसका डालने का तो यही मतलब था ना, ठीक है। दैट मीन्स विल यूटिलाइज द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस नीला कलर, सिंपल। उसके बाद देखो सफ़ेद कॉलोनी, ये वाला सफ़ेद कैसे बनाएंगे, फिर तो दिखेगा नहीं, है ना। तो व्हाइट कॉलोनी इंडिकेट रिकॉम्बिनेंट एज देयर LAC-Z जीन इज डैमेज एंड हैज अ फॉरेन जीन, सो नो बीटा। वही कह रहा है, ये दोनों कौन हो जाएगा, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, ये वाला भी रिकॉम्बिनेंट, ये वाला भी रिकॉम्बिनेंट। क्यों, क्योंकि इसका जहाँ पे LAC-Z जीन होना चाहिए वहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन जीन आ गया, तो उसके पास क्या नहीं बना, बीटा गैलेक्टोसाइड्स नहीं बना। अगर ये नहीं बना तो एक्स गेल को किस में, नीला कलर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। पॉज करके नोट कीजिए, ध्यान दो इधर, गधो लोग ध्यान दो इधर। देखो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो इस टर्म का मतलब समझो, इधर ध्यान दो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। इंसर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंसर्ट करना, और इनएक्टिवेशन का मतलब वो चीज़ अब वर्क नहीं कर रहा है। तो ध्यान से देखो, जैसे जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन था वहाँ पे हम लोग कट करके फोनेन वाला लगा रहे थे, तो जब टेट्रासाइक्लिन को कट करके निकाल दिए तो, और उसकी जगह नया चीज़ इंसर्ट किए, फॉरेन डीएनए, तो टेट्रासाइक्लिन वाला एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंट था वो तो इनएक्टिवेट हो गया ना। तो इसी फेनोमेनन को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो वही लिखा हुआ है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एन एलियन डीएनए। एलियन डीएनए मतलब जादू ला के देगा बाहर से, या फिर विनम ला के देगा। विनम देखे हो तुम लोग, हाँ, तो विनम ला के देगा ना। एट पर्टिकुलर साइट, तो पर्टिकुलर साइट कहाँ लगाए थे हम लोग, वो थर्ड वाले पे लगाए थे ना। दो जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड, अब वो जीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अब उसका कुछ काम नहीं रहेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बात समझ में, अब आगे चलते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स, ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना, A4 एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन। ये एक तरह का पैथोजन है, ठीक है। किसके लिए पैथोजन है, फॉर सेवरल डाइकोट प्लांट, कई सारा डाइकोट प्लांट में जिसमें ये बीमारी काम करता है, ठीक है। कैसे काम करेगा वो देखना। इज एबल टू डिलीवर पीस ऑफ डीएनए नॉन एज tDNA। देखो एग्रोबैक्टीरियम के पास एक एबिलिटी होता है, सबसे पहली बात, एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एक पैथोजन है जो बीमारी करता है डाइकोट प्लांट में। इसके पास एक एबिलिटी होता है कि ये अपना tDNA, कौन सा डीएनए, अपना tDNA को नॉर्मल प्लांट सेल में मतलब नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर सकता है, नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करता है, और इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। सुनो सिंपल सी बात है, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो पैथोजन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन, ये डाइकोट प्लांट में इन्फेक्शन करेगा। कैसे करेगा, अपना tDNA जाके प्लांट के अंदर डाल देगा। जैसे ये प्लांट है, इसके रूट में जाके डाल देता है, और यहाँ कर देगा ट्यूमर। क्या कर देगा, ट्यूमर मतलब बीमारी नहीं होता, ट्यूमर का मतलब होता है कोई सेल में गांठ बन जाना है, फूल जाना, बताए थे ना। अब यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा। कभी कभी तुम लोग देखो किसी पौधा को निकालो तो नीचे गांठ जैसा दिखाई देता है, तो वही ट्यूमर ही बन जाता है। तो ट्यूमर हो गया, और इस ट्यूमर सेल, जितना भी ट्यूमर सेल है उसको गाइड करेगा कौन, tDNA क्या, केमिकल बनाओ, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्रोबैक्टीरियम के लिए। तो इनडायरेक्टली उसको हाईजेक कर लिया ना, एक तरह से उसको अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। जैसे देखो यही ट्रांसफर डीएनए था, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब देखो इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्या वो क्या इशारा कर रहे हो उसको, TI प्लाज्मिड। अच्छा यहाँ ध्यान दो,
We can use them as a vector for transforming plant by disarming them so that they are no more pathogenic to the plants but can be useful to us. सुनो, ऐसा सिस्टम देखे ना, तो ऐसा हम लोग पढ़ के क्या किया, तो ह्यूमंस सोचा इसको यूज़ करते हैं, तो वो एक प्लाज्मिड का निर्माण किया, जिस प्लाज्मिड का नाम क्या पड़ा, टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम पड़ा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, ठीक है, कौन, इंसान। अब ये बैक्टीरिया जैसे प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाता है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उस हिसाब से बैक्टीरिया में नया, मतलब सॉरी प्लांट के अंदर नया कैरेक्टर आ गया। बात समझे, इसको ऐसे ही मतलब लेमिन समझाते हैं। मान लो एक लाल कलर का गुलाब था, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग टीआई प्लाज्मिड डेवलप किया, उसके अंदर डाले, फिर उसके थ्रू ट्यूमर करवाया, ट्यूमर के थ्रू प्लांट में डाल दिया। अब उसमें नया तरह का जीन आ गया, अब वो थोड़ा पर्पल कलर का फूल बनाने लगा, तो हो गया ना नया डिजाइन, यूज़ कर लिया ना अपने लिए, ऐसे ही करके, ठीक है। रेट्रोवायरस के बारे में इन डिटेल बताएं, क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे होता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि टीआई प्लाज्मिड को डायरेक्ट डाल दिया जाएगा पैथोजन में, उसको डिसआर्म किया जाता है। डिसआर्म मतलब उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाता है। वैक्सीनेशन में सिखाए थे ना, उसका पावर को घटा दिया जाता है, वैक्सीनेशन में बताए थे ना। डिसआर्मिंग का मतलब होता है उसके पावर को घटा देना। तो प्लांट के लिए हम लोग क्या यूज़ किया, टीआई प्लाज्मिड। उसी तरह ह्यूमंस के लिए क्या, मतलब एनिमल्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं रेट्रोवायरस। इसको भी क्या किया जाता है, डिसआर्म, यानी इसको मार दिया जाएगा, नहीं उसको पावर को घटाया जाएगा। and used to deliver desirable gene into animal cell. So once a gene or DNA fragment has been ligated into a suitable vector, suitable vector में एक बार इसको डाल दिया गया, it is transferred into bacteria, plant or animals host where it multiplies. तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको याद रखो कि बैक्टीरिया के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड, एनिमल के लिए रेट्रोवायरस, प्लांट के लिए टीआई प्लाज्मिड। पॉज करके नोट कीजिए, देखो हिलेगा नहीं। किसी के बन पर देखो ये जो है ना, यहाँ तक हम लोग क्या किए, यहाँ तक हम लोग तैयार कर लिए प्लाज्मिड, ठीक है, फॉरेन वाला। अब ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी थोड़ी है कि इकोलाई के बगल में डाल देंगे वो ले लेगा, कई बार ज़बरदस्ती इंसर्ट करना पड़ता है, समझे। तो ये सब वो टेक्निक है जिसके कारण उसमें इंसर्ट कैसे किया जाता है वो सीखो। तो सबसे पहली बात ये आता है हीट शॉक ट्रीटमेंट। इसमें ना इसको पूरा टॉर्चर किया जाता है इकोलाई। तो जैसे देखो ये इकोलाई है, अब यहाँ पे डीएनए है, इसको इसके अंदर डालना है। तो डीएनए क्योंकि होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और तुम लोग पढ़े होगे या जानकारी होना चाहिए कि कोई सा भी जैसे हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग, तो मेम्ब्रेन क्रॉस करने में दिक्कत करेगा, ठीक है। अब बोलोगे पानी कैसे क्रॉस कर जाता है, उसके लिए एक स्पेशल एक्वापोरिन्स होता है, यहाँ पर दिक्कत करेगा। और डीएनए को इतना छोटा मॉलिक्यूल नहीं होता है, पानी से बड़ा ही होता है। पानी से तो बड़ा होगा ना, पानी क्या होता है H2O, डीएनए केवल एटम काउंट करो, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 3, और इसके पास तो अकेले पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन तो वहीं है सिर्फ, समझ रहे हो ना। फॉस्फोरस अलग सा 6, फॉस्फोरस पे 3 ऑक्सीजन, 6 3 9, और द नाइट्रोजनस बेस क्रॉस कर दो 7 का होगा, तो 9 7 16, और इतना होने के बाद भी फिर स्ट्रक्चर घूमता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। हैंस इट डज नॉट वांट टू क्रॉस बैक्टीरियल सेल वॉल, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्रॉस नहीं करना चाहेगा, समझे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इकोलाई को कैल्शियम कोई डाइवैलेंट कैटायन से पहले ट्रीट किया जाता है। तो वही लिखा हो गया है, इकोलाई को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, कोई डाइवैलेंट कैटायन के साथ। इसके कारण क्या हो जाता है, कंपिटेंट हो जाता है। कौन, इकोलाई। कंपिटेंट का मतलब समझते हो, कंपिटेंट का मतलब हाँ अब रिलायबल हो गया कि अब ले सकते हैं ऐसा करके। जब कंपिटेंट हो जाता है तो डीएनए किससे बाइंड कर जाएगा, कैल्शियम, Ca2+, Mg2+ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैल्शियम लेते हैं, कारण साइज, मैग्नीशियम बढ़ा गया कैल्शियम। मैं बात नहीं करता। अब इसको हीट शॉक दिया जाता है। हीट शॉक देने का तरीका सुनो, पहले बैक्टीरिया को 42 डिग्री पे ले जाया जाएगा, ठीक, फिर एकदम से आइस बात पूरा ठंडा में डाल देगा, फिर 42 डिग्री पे ले जाएगा, फिर ठंड में डाल देगा। 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिलता है इसको। तो क्या होता है इसका, फिर वो बाहर में वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऐसा देखो, सेल वाल को भी नहीं तोड़ना है, उसको अंदर डालना। तो एकाएक से मतलब एकदम ठंडा एकदम गर्म, ठंडा ठंडा गर्म, ऐसे करके इसको शॉक दिया जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया बेहोश हो जाता है, तो अंदर आराम से डीएनए चला जाता है। ये एक चांसेस इवेंट है। एट लास्ट इकोलाई टेक्स अप द डीएनए, लेना पड़ता है, लेना तो उस समय भी नहीं चाह रहा था, बात समझ। अगला आता है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, ठीक है। इसका फोटो बनाया हम दिखा देते हैं तुम लोग को। बायोलिस्टिक जीन गन क्या होता है, स्पेशली ये प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम यहाँ पे मेटल यूज़ करो, गोल्ड टंगस्टन, या तो गोल्ड या टंगस्टन मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है या फिर डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, देखने तो एंड है ऑब्वियसली मिक्स ही रहेगा। तो गोल्ड एंड टंगस्टन को किससे कोट किया जाता है, डीएनए। देखो जैसे मान लो ये वो मेटल था, मान लो ये सोना, इसके ऊपर क्या किया जाता है, डीएनए को ऐसे करके बांध दिया जाता है, ठीक, और कट्टा तैयार है, जिनगन बना लिया जाएगा। इज बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी डायरेक्टली इनटू द प्लांट सेल, और डायरेक्ट कहाँ मार दिया जाता है, प्लांट के सेल के अंदर, टपाक, तो अंदर चला जाता है। समझ में आया। अब बोलोगे गोल्ड जाएगा, और कहाँ मारा जाता है पता है, न्यूक्लियस में मारा जाता है। तो सबको तोड़ते हुए सीधा कहाँ चला जाएगा। अब देखना, अब दीवानगी सुनना, इधर से तोड़ के उधर नहीं निकल जाता है, यहाँ मारे तो पीछे से नहीं निकल गया,
ठीक, पहला। दूसरा, सुनते चलो, अगर वहाँ चला जाएगा तो सोना जगह नहीं घेर लेगा, सब दीवानगी है ना, सोचो क्या है नहीं होगा, हम तो बता देंगे, फिल्म चल रहा है यहाँ पे। अगला आता है माइक्रो इंजेक्शन, ये वाला तो जरूर आता होगा, इधर से मार के इधर से निकल गया, है ना, और वो भी तो यूनिसेल है, सेल में मारे तो और जल्दी। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, वहाँ पे भी सिखाए थे, कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कैसे स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है वो हम के अंदर। तो यहाँ पर भी एक माइक्रो इंजेक्शन लिया जाता है, उसमें डीएनए को लोड किया जाता है, आराम से डाल दिया जाता है। यूजिंग अ माइक्रो डीडीएल डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। मजेदार बात यहाँ पे है, तुम लोग को ऑप्शन दिया जाएगा कि बायोलिस्टिक का इस्तेमाल कहाँ जाएगा, प्लांट में, और माइक्रो इंजेक्शन का एनिमल में। बात समझ में आया? हाँ, ये गोली बारूद सोचते रहो। चलिए पॉज करिए, तफीक जी पॉज कर दीजिए। चलो ध्यान दो इधर, बायो रिएक्टर के बारे में सुनो। तो बायो मतलब लिविंग, और लिविंग में जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। बायो रिएक्टर नहीं बोला जाता, लिविंग में जो रिएक्शन होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। हाँ वही वाला। बायो रिएक्टर क्या होता है ना, ये एक बहुत बड़ा टैंक होता है, ठीक है, टंकी, ठीक है। वर ग्रेट अमाउंट ऑफ कल्चर कैन बी होस्टेड, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में कल्चर को होस्ट किया जाता है, और उससे प्रोसेस से अपना डिजायरेबल जीन जो हम लोग डाले थे ना, अब उससे क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन बनेगा तो बगल में प्रोटीन बनेगा अपने से बाहर, तब अब उसको ना एक्सट्रैक्ट करने का जो सारा प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन का, उसको कल्चर करने का, वो कहाँ आता है, बायो रिएक्टर में। कहाँ आता है, ये एक बहुत बड़ा वेसल्स होता है। तुम्हारे भी ध्यान है, हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर होता है। कैपेसिटी कितना, 100 से 1000 लीटर होता है। सोच रहे हो ना, 1000 लीटर टंकी तो देखोगे उतना बड़ा। क्या क्या इसका गुण है, प्रॉपर्टीज़, इसके पास इतना बड़ा है तो तुम भी डूब जाओगे, तो ग्रेट कैपेसिटी फॉर कल्चर, है ना। प्रॉपर एरिएशन, एरिएशन हमेशा प्रॉपर रखना होगा, वरना सुनो, अगर एरिएशन प्रॉपर नहीं रखे तो कई सारा की जरा, तो सुनो, अगर एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एयर नहीं रहेगा, एयर नहीं रहेगा तब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एनाएरोबिक हो जाएगा ना। और एनाएरोबिक जनरली फर्मेंटेशन ये सब के लिए आ जाएगा, फिर बना बनाया माल खराब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, प्रॉपर कैसे में एरेशन रखा जाता है। स्टेराइल कंडीशन मतलब वहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन ना कर सके। स्टेराइल का मतलब होता है साफ सुथरा। हालांकि सही बोला गया, स्टेराइल मतलब सही में रिप्रोडक्शन ना कर सके। हम लोग रिप्रोडक्शन थोड़ी करेंगे बायोरिएक्टर से, बैक्टीरिया लोग रिप्रोडक्शन करके खराब कर देगा ना, फंगल लोग अपना संख्या बढ़ा के, इसलिए क्या बोला गया, स्टेराइल कंडीशन। पीएच कंट्रोल किया जाता है चेक करके, वहाँ से एक होता है सैंपल निकाल के देखा जाता है, अच्छा जब पीएच बढ़ रहा है तो ये डाल दो, पीएच घट रहा है तो ये डाल दो, ठीक है। फोम ब्रेकर, कई बार क्या होता है ना, तुम हाथ से जब भी ऐसे तो सर्फ एक्सेल में जब हाथ हिलाते हो तो क्या फोम निकल जाता है, ठीक है। तुम कुछ मत करना, नॉर्मल पानी लो, उसको भी तेज़ी से ऐसे करो तभी फोम निकल जाएगा। नॉर्मल पानी में भी निकल जाता है, डेमूम का देखते हो ना कैसा वाइट वाइट से निकलता है झाग की तरह। तो फोर्थ को या फोम को ब्रेक करना जरूरी है, वरना वो कॉलम क्या बोलते हैं उसको, क्लम्प कर जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, इसलिए फोम को ब्रेक किया जाता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बायोरिएक्टर। पहला क्या, ग्रेट कैपेसिटी, प्रॉपर एरिएशन, स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ पीएच और फोम ब्रेकर, ठीक। अब जो हम लोग जनरली मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं वो होता है स्टायरेटेड बायोरिएक्टर, ठीक है। स्टायरेटेड बायोरिएक्टर ऐसे करके, ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है स्पागेट। सिंपल में क्या होता है, इसका बेस सिलेंड्रिकल होता है, फोटो दिखा देते हैं तुम लोग को, और वो लगातार उसमें घूमता रहता है, कैसे होता है हम दिखा देते हैं। इसका बेस क्या होता है ना, फ्लैट होता है, ऐसे चपटा सा। दोनों में यही सवाल पूछ लिया गया था, नीट में पूछा गया कि इसका बेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, सिलेंड्रिकल, और इसका कैसा होता है, फ्लैट होता है। इसके पास एक्स्ट्रा ट्यूब होता है जहाँ से लगातार ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्पागेट। बात समझ में आया। अब दो तरह का कल्चर होता है, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। इसको क्लोज सिस्टम करते हैं, इसको ओपन सिस्टम करते हैं। इसमें ऐसा हो गया ना, इसमें बिल्कुल ऐसा हो गया कि सब चीज़ डाल दिए और डालकर कैसे रख दिया और मिला दिए, फिर उसके बाद जो निकला। इसमें क्या होता है, चलता रहता है लगातार, ठीक है। इसमें नया चीज़ ऐड कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो वही लिखा गया है। हियर विद इन बायोरिएक्टर ऑल द कंटेंट रिक्वायर्ड टू ग्रो द कल्चर इज एडेड एंड वंस एंड क्लोज्ड। एक बार ऐड कर देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर एक फिक्स इंटरवल के बाद पता रहता है कि इतना मेरा अमाउंट तैयार हो गया होगा, उसके बाद उसको एक्सपर्ट कर लेते हैं, फिर उससे मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये खुला रहता है। Here, while the process is ongoing in between new additions of fresh culture could be done। देखो, मान लो कि हम लोग कल्चर कर रहे थे, ठीक है। अब खाने के लिए दिया मीडियम बैक्टीरिया को, अब खाने के लिए दिया, वो खा के उतना खत्म कर दिया, तो अब फिर से नया फ्रेश यूज़ करना पड़ेगा ना। और वो जो खत्म किया उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सक्रीटा भी निकाला होगा, तो उसको बाहर निकालना है, फिर नया डालना है। तो ये सब किसके अंदर आता है, इसके अंदर। समझ में आया, यूज कल्चर विड्रॉन, और उसके बाद विड्रॉन का मतलब समझ रहे हो, बाहर निकाल लेना जो बन के निकला, ठीक है। तो पॉज करके नोट कीजिए, आओ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे देखो ये है ना, खदा आदमी। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे बैक्टीरिया का संख्या है, यहाँ बैक्टीरिया का संख्या है, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे है समय।
समय है और वहाँ पे बैक्टीरिया का संख्या है। शुरू में जो हम लोग मीडियम दिए उसमें कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया था, ठीक है। कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। वहाँ स्टार्ट होने का मतलब क्या, वाई एक्सेस भी जीरो, दोनों चीज़ जीरो थोड़ी है, थोड़ा तो है। थोड़ा समय के बाद बढ़ना स्टार्ट किया, टाइम के साथ बड़ा 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 बड़ा, ठीक, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियल बनता है, फिर ऐसे करके लुक जाता है, ठीक है। ये इतना दूर का फेज को बोला जाता है लैग फेज, यहाँ से यहाँ को बोला जाता है लोग फेज, और यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे क्या बोलते हैं, क्वेसेंट फेज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक समय के बाद कांस्टेंट हो जाता है, क्यों, खाना खत्म हो गया, खाना भी तो खत्म हो जाएगा ना, खाली खा रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, यही तो कर रहा है। शुरू में देखो कम क्यों था, क्योंकि पहले देखो मान लो 2 से 4 हुआ होगा, मान लो हम लोग डाल दिए 100, तो 100 से 200 हुआ, 400, 800, 1600, 1200, ऐसे करके बढ़ा, 1600 से 1200 कैसे हुआ, 3200 होगा ना। तो उसके बाद एकदम से फिर बढ़ना स्टार्ट किया डबल कॉपी से, तो ये फेज में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। तो वही लिखा है कॉन्टिन्यूअस कल्चर में, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कल्चर में हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसलिए अगर खाना खत्म हो गया तो ऊपर से डाल सकते हैं। यानी अगर हम लोग चाहें तो लगातार लॉग फेज को मेंटेन कर सकते हैं, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज को। समझ में आया, ये सब फायदा है उस फेज का, ठीक है। अब आखिरी में एक प्रोसेस होता है, उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायरेबल प्रोटीन जो बन चुका है उसी बात तब में उस टैंक के अंदर है ना, अब क्या करोगे, उसको खोल दो, पी जाओ सारा, ऐसा तो नहीं करोगे। उसको अच्छा से प्यूरीफाई करने के लिए उसको पहले निकाला जाता है, अच्छे से प्यूरीफाई किया जाएगा, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाएगा, प्रिजर्वेटिव समझते हो ना, हाँ, जो उसको सड़ने गलने से बचाएगा ऐसे करके, और फिर उसका सेपरेशन करके प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, और इस तरह क्या हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, कहना चाहते हैं, थैंक यू। हाँ, क्या बोले खुशी, तो मस्त रहे, हैप्पी रहे, जोरदार रहे। अब नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।